हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का मैदान, क्योंकि हम ज्योग्राफी में जो चला रहे हैं ना अपनी सीरीज, उसका आज ये आगे का टॉपिक है उत्तर भारत का मैदान। इससे पीछे का हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं और आज इस पर हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। इतना पढ़ लेंगे कि आपने एक क्लास में कभी इतना नहीं पढ़ा होगा, मतलब ज्योग्राफी को। तो स्टार्ट करते हैं। उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान जो है इसको पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको और इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए इसका जो विस्तार है, सबसे पहले इसका विस्तार आप देख लीजिए। उत्तर भारत का मैदान, पहले मैं आपको एक मैप में ही आपको समझा देता हूँ। ये देखिए आपका मैप, ये मैप है, मैंने ये आपको पढ़ा दिया है। उत्तर के पर्वतीय जो क्षेत्र हैं यानी प्रदेश हैं, यहाँ पे पर्वत वाला इलाका है। मैंने चोटियाँ, उसके जितनी भी सारी चोटियाँ थी, हिमनद थे, सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं पिछली क्लास में। आज हम पढ़ेंगे ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ये मैदान, और ये मैदान आपका यहाँ तक है, असम तक आपका फैला हुआ है। तो ये हम आज पढ़ेंगे। और इसमें देखिए आपका क्या है, इसमें आपका देखिए, अब हम यहाँ से आपको समझाते हैं। उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का जो मैदान है वो आपका, उसका विस्तार देखिए। सबसे पहले ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तो इसका विस्तार अगर देखेंगे तो देखिए पंजाब और राजस्थान वाला इलाका जो आपका पूर्वी राजस्थान है, उसमें हरियाणा आपका, और यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, यहाँ तक इसका क्या है, ये विस्तार है। आपको दिख रहा होगा मैप के थ्रू भी कि आपका ये इतने क्षेत्रों में विस्तार है, क्योंकि यहाँ पे असम भी आपको दिख रहा है। ये आपका क्या है, पंजाब और हरियाणा, ये आपका राजस्थान का पूर्वी भाग है। और यूपी तो इसमें है ही, कंप्लीटली है यूपी, बिहार और बंगाल तो आपका यहाँ तक है ही है। तो ये आपको दिख ही रहा है। अब ये जो आपका उत्तर का मैदान है, ये बनता कैसे सर? मैदान कैसे ना कैसे तो निर्मित होता ही होगा। जैसे पहाड़ निर्मित होते हैं, पर्वत निर्मित होते हैं, नदियाँ निर्मित होती हैं, वैसे ही आपके ये भी निर्मित होते होंगे। हाँ, ये कैसे निर्मित होते हैं? इनका जो निर्माण होता है ना दोस्तों, वो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से होता है। जैसे नदियाँ आती हैं, आपको पता है हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, आपको मैं पढ़ाऊंगा अगले टॉपिक में, नदियाँ ही पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। तो नदियाँ जब आती हैं ना, तो वो अपने साथ कुछ बहाकर बहुत सारे अवसादों को लेके आती हैं। जैसे यहाँ से आपकी नदी यहाँ से आपके आ रही है, तो ऐसे ही वो चलती चली आ रही हैं, तो इनके साथ बहुत सारा ऐसा मसाला आता है निकल के, जो अवसाद हम बोलते हैं। और वो मसाला जो है, जो अवसाद है ना, जब वो मैदानी क्षेत्रों में पहुंचता है, मतलब जहाँ पे नदी का जो बहाव है कम हो जाता है ना, वहाँ पे वो क्या है, वो रुक जाता है। और वहाँ पे क्या है, ये मैदान निर्मित हो जाते हैं, उनका जमाव हो जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं, मैदान निर्मित होते हैं। और ये कौन कौन सी नदियाँ हैं जो ऐसा करती हैं? देखिए यहाँ पे जो नदियाँ हैं महत्वपूर्ण, जैसे कि सिंधु नदी है ना, सिंधु है, सतलज है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इनके द्वारा ये मैदानों का निर्माण होता है। तो देखिए सिंधु नदी आपकी है, और आपकी क्या है, सतलज भी है, सतलज भी है, गंगा भी है, ब्रह्मपुत्र है, ये मैदानों का निर्माण करती हैं। और भारत में जो है ना 4 भागों में भारत में जो है ना 4 भागों में आपका क्या है, इसको नदियों के द्वारा ये जो निर्माण किया जाता है ना, ये 4 भागों में किया जाता है। मैंने इसको देखता हूँ, देखिए ये मैदान 4 भागों में नहीं है। मैदान देखिए यहाँ पे देखिए, इन नदियों के द्वारा 4 ऐसे क्षेत्र बनते हैं। मतलब जब ये अपने साथ ये मसाला लेके आती हैं, तो उनके द्वारा 4 तरीके की आपकी क्या है, चीज़ें बनती हैं। जैसे कि 4 तरीके के आपके बनते हैं। तो देखिए उत्तर भारत का जो मैदान हम पढ़ रहे हैं, उसमें देखिए इसकी एक ट्रिक है, 4 भागों में क्या है, इस डिवाइड कर देती है उन अवसादों को। एक तो क्या है, भात खाबो, ये इसकी ट्रिक है। जो मैदान बनते हैं ना, वो इस तरह के बनते हैं, भात खाबो, बाबर में बाबर वाला मैदान बनता है, तराई क्षेत्र बनता है, खादर और बांगर मैदान बनता है। ये देखिए अब ये क्षेत्र क्या होते हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको इसकी ट्रिक हमने बताई दी क्या है, इसको कैसे याद करेंगे ये मैदानों को। भात खाबो, क्योंकि बाबर, तराई और आपका क्या है, खादर और बांगर, ये तरीके के आपके मैदान निर्मित होते हैं। तो इसकी ट्रिक बना दी है, भात खाबो, ये क्या हो जाता है, भात खाबो, ये हो जाता है बाबर, तराई, खादर, बांगर। अब देखिए इनको समझते हैं, ये इलाके कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए पहले, ये आपके क्या है, पर्वत हैं। ये जैसे यहाँ पे इमेज लगी है, हिमालय की इमेज है। यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, ये जो नदियाँ आपकी यहाँ से निकल के आती हैं और ये बहती चली जाती हैं ऐसे ऐसे। तो जब ये नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, तो यहाँ से तो पत्थर कंकड़ लेके आती हैं, तो ये भाबर क्षेत्र में बड़े बड़े पत्थरों का जमाव कर देती हैं। क्या कर देती हैं, बड़े बड़े पत्थरों का जमाव कर देती हैं। और यहाँ पे क्या होता है, भाबर क्षेत्र में पत्थर जमा हो जाते हैं, बड़े बड़े ऊंचे पत्थर हो जाते हैं, तो नदियाँ इनके नीचे से निकलती हैं, इनके नीचे से नदियाँ निकलने लगती हैं। फिर ये जब ये पहुँचती हैं, नदियाँ नीचे से निकल के ये आपकी कहाँ पहुँचती हैं, तराई क्षेत्र में पहुँचती हैं। फिर से आपकी क्या है, यहाँ पे नदियाँ दिखाई देती हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है ना,
यहाँ पे देखिए भाबर में आपका रेत भी होगी, तराई, कंकड़ पत्थर सभी कुछ होंगे, बड़े बड़े पत्थर। अब यहाँ पे तराई में ये क्या हो जाती है, ये एक यहाँ पे पानी का बहाव थोड़ा कम हो जाता है, और पानी का बहाव कम हो जाता है तो पानी इकट्ठा हो जाता है, और पानी इकट्ठा हो जाता है तो पानी में क्या हो जाती है, एक तरीके की काई तरीके की आ जाती है, काई आप जानते हैं ना। तो यहाँ पे जो है ना ये तराई क्षेत्र बन जाता है, ये बहुत नमी वाला क्षेत्र होता है। उसके बाद जब नदियाँ और आगे बढ़ती हैं धीरे धीरे और उनकी स्पीड कम होती चली जाती है, तब जाके ये एक और मैदान का निर्माण करती हैं, भाबर, भांबर और क्या है खादर, भांगर और खादर का निर्माण करती हैं। और ये भांगर और खादर क्या होता है देखिए, ये आपकी क्या है, ये नदी है, ये आपकी क्या है, नदी है। तो नदी के जो पास वाला क्षेत्र है, ये वाला और ये वाला, ये आपका क्या कहलाता है, खादर, जिसको आपने अगर गांव वगैरह में तो आपको पता ही होगा कि लोग कहते हैं खद्दरे में चलो, खद्दरे मतलब जहाँ पे नदी वगैरह होती हैं उनके जो पास का एरिया होता है उसको खद्दरे कहते हैं, इसकी मतलब खादर कहते हैं। और बांगर जहाँ पे नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता है, या पहुँचता है तो कभी कभार बाढ़ का पानी पहुँचता है, बाकी फिर नहीं पहुँचता है, और बाढ़ का पहुँचता भी तो बहुत कम मात्रा में पहुँचता है। और बाकी ये जो है, ये जो आपका खादर वाला इलाका है, यहाँ पे बाढ़ का पानी हर बार पहुँचता है, तो ये आपका खादर कहलाता है और वो आपका बांगर कहलाता है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए देखिए, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि ये आपका हिमालय पर्वत है, हिमालय से जब नदियाँ निकलती हैं तो उसके तुरंत नीचे क्या बनता है, भांबर बनता है। उसके और नीचे आप आएंगे तो आपका क्या बनता है, क्या बनता है आपका तराई बनता है, और उसके नीचे और आएंगे तो आपका क्या बनता है, बांगर और खादर आपका बनता है। अब देखिए इसको समझते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इसका डिटेल भी लिख रखा है, ये देखिए भांबर क्षेत्र, भांबर क्या होता है, ये शिवालिक के दक्षिण वाला है, जो पर्वत है आपके शिवालिक पर्वत, जैसे हमने पढ़े थे पर्वत आपके कौन कौन से थे, हिमालय पर्वत में हमने क्या पढ़ा था, एक महान हिमालय पढ़ा था, मध्य हिमालय पढ़ा था और आपका शिवालिक पढ़ा था। तो शिवालिक के नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये उसी को क्षेत्र को हम भांबर कहते हैं। सिंधु और तिस्ता नदी तक ये फैला हुआ है, सिंधु से लेके जो तिस्ता नदी है ना वहां तक आपका फैला हुआ है। और ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा आपका क्या है, क्षेत्र है। यहाँ पे मोटे मोटे आपके पत्थर मिलेंगे, कंकड़ मिलेंगे, बजरी पाई जाती है, और यहाँ नदियाँ क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, यानी अदृश्य हो जाती हैं, और यहाँ कृषि नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत बड़े पत्थर होते हैं, पत्थरों में कोई कृषि थोड़ी ना होती है। तो ये आपका होता है इसमें। अब उसके बाद का क्षेत्र क्या है, तराई, ये भांबर के दक्षिण का क्षेत्र है, भांबर वाले क्षेत्र के बाद का क्षेत्र है। यहाँ पे नम मिट्टी होती है, बारीक आपके कंकड़ पत्थर होते हैं, चिकनी मिट्टी होती है, और यहाँ पे क्या है, नदियाँ बाहर निकल के आ जाती हैं, यहाँ पे नदियाँ गायब हो जाती थी, यहाँ नदियाँ बाहर आ जाती हैं निकल के इसके बाद। और ये 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा आपका एरिया है, क्षेत्र है। और यहाँ कृषि की जा सकती है, लेकिन धान और गन्ना ही किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है, और जहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे सिर्फ गन्ना आप कर सकते हो, धान कर सकते हो, यानी कि और कोई फसल नहीं वहाँ पे टिक पाएगी। अब यहाँ पे आइए खादर में, ये जो क्षेत्र है ये आपका सबसे बेस्ट आपका मैदान है। जलोढ़, नई जलोढ़ मिट्टी के द्वारा निर्मित होता है, जहाँ पे बाढ़ आती है ना, आती रहती है लगातार, वहाँ पे आपका क्या है, ये मिट्टी लगातार नई होती जाती है। जैसे मेरे गांव में बाढ़ आती रहती है तो वहाँ पे क्या है ना, सारी मिट्टी एकदम नई नबीली हो जाती है। और जहाँ बाढ़ आती है ना, जहाँ भी बाढ़ आती है दोस्तों, नदी के पास वाला क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे नदी के पास, मेरे तो बिल्कुल गांव के पास ही मतलब थोड़े बढ़ता हूँ तो नदी आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, घरों में घुस जाती है। पिछली बार आई थी अभी मतलब 3-4 महीने पीछे, तो बहुत मतलब उसने तबाही कर दी थी। अब सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र, ये सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र भी होता है दोस्तों, बहुत अच्छा फर्टाइल आपका क्या है, एरिया होता है। यहाँ पे बहुत तरीके की सब्जियाँ, बहुत तरीके की आपकी क्या बोलता हूँ फसलें उगाई जा सकती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी खाद्य फसलें उगाई जा सकती हैं, गेहूँ है, मक्का है, जौ है, दाल है, ये सब आपके चावल धान सब उगाया जा सकता है, गन्ना फन्ना सब होता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका बांगर वाले एरिया में देखिए, ये आपका क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, मतलब सर क्या है पुरानी का, यहाँ पे बाढ़ का पानी जल्दी नहीं पहुँचता है, तो ये पुरानी मिट्टी कहलाती है, जहाँ बाढ़ नहीं आती, एक तरीके से ऐसे समझिए। खादर से थोड़ी कम उपजाऊ होती है, और यहाँ पर भी सभी खाद्य फसलें होती हैं, बस यहाँ पे क्या है, सिंचाई के लिए अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल कर ली जाती हैं, लेकिन सारा ही कुछ होता है जो यहाँ पे खादर में होता है, जो ये वही यहाँ पे होता है। लेकिन ये आपका क्या है, ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, ये थोड़ा कम उपजाऊ क्षेत्र है, ऐसे समझिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये भी आपका क्या है, वही आपका इमेज है, ये आपका क्या है, बांगर आपका क्षेत्र है, ये आपका क्या है, खादर है, ये आपकी नदी है, और ये नदी के पास वाला आपका क्या है, खादर है, और नदी के बाद वाला आपका दूर वाला क्षेत्र ये बांगर है, और ये भी आपका क्या है, बांगर है। क्या है देखिए, फ्लूड प्लेन मतलब बाढ़ के द्वारा जो निर्मित प्लेन है, मैदान है, उनकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी देखिए, ये आपका क्या है, पर्वत है,
ये आपके क्या हैं दोस्तों, पर्वत हैं। ये आपके पर्वत हैं, यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं। तो ये देखिए पत्थर बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं ना, ये आपके क्या हैं, ये बांगर इलाका है। क्या है, ये आपका इलाका जो है बांगर इलाका है। और उसके बाद देखिए जहाँ पे आपको दिख रहा हो कोई गन्ने जैसी फसल आपको दिख रही है, ये आपका तराई है। और उसके बाद ये जो नदी आपकी आ रही है, ऐसे ऐसे नदी जो आ रही है, इसके जो पास वाला एरिया है ये आपका खादर है, ये भी खादर है। और ये दूर वाला एरिया आपका क्या है, बांगर है। आपको कई एक मैंने इमेज आपको दिखा दी। अब यहाँ पे आइए, अब इसके बारे में और चीज़ें पढ़ते हैं, क्योंकि हम भारत का मैदान तो हमने पढ़ लिया। अब भारत का मरुस्थल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, भारत का मरुस्थल पढ़ेंगे। मरुस्थल देखिए, भारत का जो मरुस्थल है ना, वो आपका कौन सा है, थार का मरुस्थल आप पढ़ते हैं। जब भी आप भारत के मरुस्थल की बात करते हैं ना, तो बेसिकली आप थार का मरुस्थल पढ़ते हैं। आप ये इमेज देखिए, मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ, हालांकि जूम जब भी करता हूँ तो मेरी स्लाइड इधर उधर भाग जाती है, लेकिन फिर भी करता हूँ। ये आप देखिए, ये क्या है, आपको दिख रहा होगा, ये रेगिस्तान का इलाका है, यानी राजस्थान का इलाका है। यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका क्या कहलाता है, मेरे ख्याल से यही आपका क्या है, क्या बोलता हूँ, रेगिस्तान है, इंडियन डेजर्ट है। अब इसमें आपको देखिए पढ़ना क्या है, देखिए यहाँ पे बहुत सारी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं। पहले ये इमेज देखिए, ये मैप देखिए आप लोग, ये मैप देखिए, ये कहाँ पे पड़ेगा, ये जो अरावली पर्वत है ना, उसके ये इधर पड़ता है। अरावली पर्वत के पश्चिम में ये जो भी है ना, ये आपका क्या है, थार का मरुस्थल है। ये आपका क्या था, ये अरावली पर्वत है, ये अरावली पर्वत हो गया। इसके जो पश्चिम में है ना, ये आपका क्या है, थार का मरुस्थल है, जो आपका राजस्थान में लगता है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में लगता है। अब यहाँ पे देखिए, भारत का जो थार का मरुस्थल है ना, देखिए ये भारत प्लस अब पाकिस्तान दोनों में ही आता है। अरावली के पश्चिम में होता है, ये अरावली जो पर्वत है ना, ये देखिए अरावली पर्वत श्रेणी इसके पश्चिम में है, राजस्थान में। और ये एक गर्म मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है दोस्तों, गर्म मरुस्थल है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है। भारत का सबसे जो गर्म मरुस्थल है ना, वो आपका क्या है, चुरू है, चुरू है। और ये आपका कहाँ पे, राजस्थान में है। चुरू और एक जैसलमेर, ये आपके क्या है, बहुत गर्म मरुस्थल हैं। तो ये आपके क्या है, राजस्थान में आपके होते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़िए, अब यहाँ पे और देखिए चीज़ें। अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता दिया। देखिए ये मैप पहले आपको एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो ये ऐसा हो जाता है। देखिए ये आपकी अरावली पर्वत हो गई, हाँ सर। ये आपकी विंध्याचल पर्वत हो गई। ये विंध्याचल पर्वत ये इस तरह की बनी है, बल्कि ये ऐसी ऐसी है, थोड़ी ऐसी ऐसी है, इस तरह की है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपकी क्या है, सतपुड़ा रेंज आपको दिख रही होगी, ये सतपुड़ा है। इसमें आपकी कई एक पहाड़ियाँ, ये छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ पे एक मालवा का पठार है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये पश्चिमी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये दक्कन का पठार है। अब यहाँ पे अगले उस पे आइए, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे देखिए, ये वाला आप देखिए, इस पे देखिए, भारत का प्रायद्वीपीय पठार को आप पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, भारत के प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ेंगे। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं, जैसे कि प्रायद्वीपीय पठार के बाद आपकी और भी चीज़ें हैं। हम जैसे मैकाल रेंज को भी पढ़ेंगे, मालवा का पठार जब पढ़ेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। छोटा नागपुर, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको पढ़ाऊँगा। यहाँ पे अभी देखिए आप लोग, क्या है ये देखिए, पहले प्रायद्वीप का पठार। ये जो प्रायद्वीपीय का पठार है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका क्या है, प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। ये जो आपका दक्षिण का क्षेत्र है, जैसे कि आपको मैं बताऊं, ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये आपका क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। तो इसको हम पढ़ेंगे। इसमें जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, जितने भी पठार आएंगे सब कुछ पढ़ लेंगे। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार, भारत का इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू प्रायद्वीपीय पठार। ये पठार होता क्या है, जो लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से देखा जा सके। 300 किलोमीटर नहीं, 300 मीटर की दूरी से देखा जा सके, ऐसा ऊंचा क्षेत्र, एकदम सपाट, जैसे छत नहीं होती है दूर, मतलब सपाट होती है ऊपर से, लेकिन क्या होती है, थोड़ा ऊंचा होता है, छत होती है, आपकी छत ही होती है ना। तो ऐसा एक क्षेत्र होता है आपका, क्या पठार कहलाता है, जो छत की तरह होता है। अब देखिए यहाँ पे प्रायद्वीपीय जो पठार है ना, ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ आपका भूभाग होता है। जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र होता है ना, वो 3 ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग होता है। अब ये देखिए, ये जो हमारा भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, ये देखिए 3 ओर से जल से घिरा है। इधर आपका अरब सागर है, इधर पश्चिम बंगाल है, और नीचे आपका हिंद महासागर है। तो 3 ओर से जल से घिरा है। क्या है, पश्चिम में आपका, वेस्ट में अरब सागर, ईस्ट में बंगाल की खाड़ी, साउथ में हिंद महासागर। ठीक है सर। अब ये पठार जो है, जमीन से ऊपर उठा हुआ समतल भाग होता है, जमीन से ऊपर होता है उठा हुआ, और समतल सपाट मैदान होता है।
इसकी जो औसत ऊंचाई होती है ना दोस्तों, वो आपकी कितनी होती है, 600 से लेके 900 मीटर तक की, 1000 मीटर तक की इसकी ऊंचाई हो सकती है, इस आपकी क्या है, पठार की। ठीक है। और ये गोंडवाना का हिस्सा है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, क्योंकि जब हम गोंडवाना लैंड को पढ़ेंगे ना, जो अंगारा लैंड है, मैंने इसमें ऐड करना चाहिए था लेकिन मैंने किया नहीं है, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको बता दूंगा। एक क्या होता है, पहले जो पृथ्वी थी ना, वो एक पेंजिया, मतलब एक टुकड़ा था जो उसको पेंजिया कहते थे। पेंजिया बाद में टूटता है दो टुकड़ों में, एक अंगारा लैंड, एक आपका अंगारा लैंड, एक आपका गोंडवाना लैंड। तो ये दो टुकड़ों में आपका क्या है, ये टूट जाता है, और जो भारत जो हमारा हिस्सा रह जाता है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा बचता है। तो ये जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा बचता है, तो ये आपका गोंडवाना लैंड का ही आपका क्या है, ये प्रायद्वीपीय पठार आपका क्या है, ये गोंडवाना लैंड का आपका क्या है, हिस्सा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको इतना याद रखना है, ये किसका हिस्सा, गोंडवाना लैंड का। अब ये जो पठार है ना, ये जो आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ना, ये आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये इसकी देखिए, इसके बारे में क्या लिखा है, ये उत्तर से दक्षिण तक 1600 किलोमीटर आपका क्या है, इसका विस्तार है। मतलब यहाँ से यहाँ तक आप जाएंगे ऐसे, तो 1600 किलोमीटर आपकी क्या मिलेगी, इसकी लंबाई मिलेगी। और पश्चिम से पूरब की ओर, अगर यहाँ से पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे आएंगे, तो आपको 1400 किलोमीटर आपको क्या मिलेगा, इसकी, इसका क्या मिलेगा, ये यहाँ से यहाँ तक आपको मिलेगा। और इसका जो ढलान है ना, वो पश्चिम से पूरब की ओर है, मतलब इधर से इधर को ऐसा ढलान है, ऐसे इधर की तरफ इसका क्या है, ढाल बना हुआ है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। और ये भारत का सबसे पुराना भूभाग है, बताते हैं, अंगारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। सबसे भारत जो पहले सबसे भारत बना था ना, वो आपका यही वाला भारत बना था। कौन सा बना था, यही वाला आपका बना था भारत, ये वाला। बाद में आपका ये वाला अलग से आपके ऐड हो गया है, अलग से आपका जुड़ गया है इसमें। अब देखिए, इसका जो निर्माण है समुद्र के अंदर ज्वालामुखी के अवसाद के निक्षेपण से हुआ है। समुद्र के अंदर जो ज्वालामुखी वगैरह निकलते हैं, मैंने आपको ज्वालामुखी पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए हैं तो फिर पढ़ा दूंगा, आप पढ़ाए तो हैं, फिर इसमें पढ़ाऊंगा, तो आपको पता चलेगा ज्वालामुखी से कैसे कैसे चीज़ें निकलती हैं, और उसके जमाव से कैसे कैसे आपके क्या है, पर्वत भी बन जाते हैं, पठार भी बन जाते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। और ये आर्कियन युग की चट्टानों में शामिल है। क्या है आर्कियन युग, मैंने आपको पढ़ाया है हिस्ट्री में, आर्कियन युग में मैंने आपको पढ़ाया हिस्ट्री में, तो वो उस काल की ये चट्टानें हैं। अब इसका जो विस्तार है ना, ये जो विस्तार है किन किन क्षेत्रों में, तो देखिए, ये दक्षिण पूर्व राजस्थान में, दक्षिण पूर्व बोले तो ये वाला आपका राजस्थान है, तो ये दक्षिण वाला इलाका है, और पूरब का है, मतलब ये पूरब में भी दक्षिण में भी, तो इसमें आपका क्या है, राजस्थान में लगता है। और ये झारखंड में है इसका, और क्या है, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, पश्चिमी मतलब आंध्र प्रदेश यहाँ पे है ना, तो ये पश्चिम वाला जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे इसमें इलाका इसका लगता है। मध्य प्रदेश तो इसमें लगता ही लगता है। ठीक है, उड़ीसा भी इसमें है, तमिलनाडु भी है, महाराष्ट्र भी है, कर्नाटक भी है, छत्तीसगढ़ भी है। ये जितने भी दक्षिणी राज्य हैं ना, वो इसमें सभी शामिल होते हैं, लगभग लगभग सभी आ जाते हैं। बस केरला को छोड़ दें आप, तो बाकी आपके तमिलनाडु, और मैं कहूँ तो इसमें तेलंगाना भी शामिल होगा, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। अब यहाँ पे देखिए, अब आगे बढ़िए, ये आपका क्या है, देखिए, ये इस इमेज में आप देखिए, ये आपका क्या है, दक्कन का प्लेटू है, ये सारा का सारा आपका क्या है, दक्कन का प्लेटू है, ये पूरा आपका दक्कन का प्लेटू है। अब इसमें आप देखिए ना, सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। ये आपका क्या है, राजस्थान वाला भी इलाका, ये मध्य प्रदेश तो इसमें पूरा है ही है, और यहाँ पे आपका क्या है, महाराष्ट्र भी है, कर्नाटक भी है, और यहाँ पे आपका क्या है ना, तेलंगाना भी है, और क्या मैं बोलूँ, यहाँ पे आंध्र प्रदेश का भी हिस्सा यहाँ पे लगता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश ये वाला क्षेत्र आपका आंध्र प्रदेश का है, तो आंध्र प्रदेश का यहाँ पे पश्चिमी हिस्सा। ये मैप एकदम एग्जैक्ट मैप नहीं होते हैं ना। अब यहाँ पे आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए, अब लोग अब आप इसको पढ़िए, प्रायद्वीपीय पठार के भाग कौन कौन से, इसमें कौन कौन से भाग आते हैं, जैसे मालवा का पठार इसमें आता है, छोटा नागपुर का पठार आता है, बुंदेलखंड का पठार आता है, बघेलखंड का पठार आता है, छोटा नागपुर यहाँ पे 2 बार आ गया क्या, हाँ, छोटा नागपुर का पठार 2 बार आ गया यहाँ पे, दंडकारण्य पठार आता है। तो ये सारे इसमें क्या आते हैं आते हैं, अरावली पर्वत, विंध्यन पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये सारी चीज़ें इसमें इसके हिस्से हैं, मतलब ये इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, देखिए, मालवा का पठार है, ये बुंदेलखंड का पठार है। थोड़ा जूम करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये क्या है, मालवा का पठार, ये देखिए, ये आपका क्या है, बुंदेलखंड का, ये आपका बघेलखंड का, और ये आपका दक्कन का पठार है, ये वाला, ये आपका क्या है, कर्नाटक है, ये आपका तेलंगाना का पठार है, ये दंडकारण्य पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, ये शिलोंग का पठार है। ये इतने सारे पठार इसी में शामिल हैं। अब इसको पढ़ते हैं, देखिए, अब इसको हम पढ़ते हैं,
क्या है। अब हम देखो इसको पढ़ेंगे, ये सारे के सारे इसमें शामिल हैं। ये अरावली पर्वत, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट सब इसी से रिलेटेड फैक्ट हैं। अब सबसे पहले हम ये जो दंड कारण पठार है ना, इसको ही पढ़ लेते हैं। ये जो दंड कारण पठार है, इसका भी क्वेश्चन बनता है। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये आपका क्या लिखा है, दंड कारण। ये जो दंड कारण पठार है, ये आपको देख लेना है। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। क्या है, देखिए दंड कारण पठार, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये क्या है, दंड कारण पठार। दंड कारण पठार आपका कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में भी लगता है, छत्तीसगढ़ में भी लगता है, तेलंगाना में भी लगता है, आंध्र प्रदेश में भी लगता है और उड़ीसा में भी लगता है। ये इतना क्षेत्र आपका क्या है, घेरे हुए है। किसमें किसमें है, महाराष्ट्र से लेके छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में, इस 5 राज्यों में इसकी आपकी क्या है, ये लगता है, आता है। और इसमें एक नदी है यहाँ पे, इंद्रावती नदी। क्या है, ये छत्तीसगढ़ की नदी है, इंद्रावती नदी है, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में है। कहाँ पे, बस्तर जिला की जीवन रेखा कहलाती है। इंद्रावती नदी जो है, ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जैसे ये दक्कन का पठार है, ये कर्नाटक का, तेलंगाना, ये सारे पठार इसमें शामिल हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, एक मिनट, गुजरात की पहाड़ियाँ, ये गुजरात की पहाड़ियाँ हैं। देखिए अभी हम इनको पढ़ लेंगे, जो थोड़े फैक्ट हैं इनको देख लीजिए कि गुजरात की पहाड़ियाँ आप देख लीजिए। गुजरात में भी कुछ पहाड़ियाँ हैं जिनमें आपको याद रखना है, और ये उत्तर से लेके दक्षिण की तरफ हैं। जैसे सबसे उत्तर में आपकी कौन सी है, कच्छ की पहाड़ी है, फिर आपकी क्या है, आपकी मांडव पहाड़ी है, फिर आपकी बरदा पहाड़ी है, गिरनार पहाड़ी गुजरात की है, गिर पहाड़ी भी गुजरात की है। गिरनार और गिर, सबसे नीचे आपकी क्या है, गिर, उसके ऊपर गिरनार, उसके ऊपर बरदा, मांडव और फिर कच्छ। तो आपको उत्तर से दक्षिण तरफ आपको ये याद रखना है। और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ भी आप याद रख लीजिए। महाराष्ट्र की अजंता की पहाड़ी, आपको पता ही है, अजंता की गुफाएं वो पहाड़ों में ही हैं। बालाघाट आपका, गाबिलगढ़, सतमाला, हरिश्चंद्र पहाड़ी, ये सारी आपकी कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ हैं। तो इनको भी आपको याद रखना है, ये महाराष्ट्र की पहाड़ियों को, ये गुजरात की पहाड़ियों को। अब हम यहाँ पे आते हैं और इनका डाटा पढ़ते हैं। देखिए ये आपको मैप पहले दिखा देता हूँ। ये मैप आप देखिए, इस मैप से और सारा आपका क्लियर हो जाएगा। मैं कहूँ तो देखिए, ये आपको थोड़ा जूम किया, ये आपका क्या है, बुंदेलखंड मालवा का पठार, ये छोटा नागपुर का है, ये बघेलखंड का, ये आपका दंड कारण क्या बोलता हूँ, दक्कन का पठार। अब ये दंड कारण पठार ये है। और अब मैंने क्या बताया, इसमें महाराष्ट्र भी आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है, आंध्र प्रदेश भी आता है, उड़ीसा भी आता है, तमिलनाडु। ये यहाँ पे सिर्फ बना है, लेकिन ये अपने आप में ये इस पूरे का भाग है, मतलब ये इसका एक पार्ट है, इस दक्कन के पठार का एक पार्ट है। लेकिन उसको एक अलग नाम दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, दक्कन दंड कारण पठार, जो कि आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में ज़्यादा लगता है, छत्तीसगढ़ में, और आपका महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत इसका हिस्सा आता है। तो अब हम इनको पढ़ते हैं। ये शिलोंग का पठार है। अब देखिए, अब आपको पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा। और ये जो चीज़ें हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं, देखिए ये आपकी अरावली पर्वत है, ये आपकी क्या है, विंध्यन रेंज है, ये मैकाल रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अब देखिए यहाँ पे आइए, ये इमेज बहुत मुश्किल से मिल पाती हैं। जब मैं नेट पे इसको सर्च करता हूँ ना, तो बहुत इसको ढूंढना पड़ता है, तब जाके ये इमेज मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं मालवा के पठार को। तो मालवा का पठार आपका कौन सा है, ये वाला क्षेत्र आपका क्या है, मालवा का पठार है। इसको पढ़ते हैं। देखिए इसका जो विस्तार है, देखिए इसकी इमेज आपको जहाँ पे दिख रही है, मैं फिर से एक बार सर्कल कर देता हूँ। ये देखिए, अब ये जहाँ पे आपको दिख जाएगा, कहाँ पे, ये राजस्थान में भी लगता होगा सर, हाँ। ये गुजरात में भी लगता होगा, हाँ सर, यहाँ पे गुजरात भी है, ये राजस्थान भी है, और ये मध्य प्रदेश में है, क्योंकि ये ऊपर क्या है आपका मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में इसका बहुत ज़्यादा क्षेत्र इसमें लगता भी है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मालवा का पठार। ये जो है ना, ये मालवा का पठार लावा यानी बेसाल्ट चट्टानों से बना है। लावा के द्वारा ये निर्मित किया गया है। जो लावा होता है ना, जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो उसके बीच से क्या निकलता है, ज्वालामुखी के नीचे जो होता है ना, वो मैग्मा के रूप में लावा होता है। और जब वो मैग्मा ऊपर निकल के आता है ना, ऊपर निकलता है विस्फोट के द्वारा, तो वो लावा बन जाता है। और उस लावा में क्या होती है, काली मिट्टी होती है। तो काली मिट्टी कपास की मिट्टी के लिए बड़ी फेमस होती है, बड़ी उपजाऊ होती है। तो ये इस मिट्टी से बनता है। और ये अरावली पर्वत और विंध्यन पर्वत के बीच में है। जो आपका ये है ना मालवा का पठार, ये फैक्ट हैं, इनको आपको याद रखना है। ये कहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, यहाँ पे अरावली पर्वत है, और यहाँ पे आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी क्या है, विंध्यन पर्वत है। तो ये उसके बीच में आपका क्या है, ये उसके बीच में आपका क्या है, ये पठार आपका पड़ता है। और ये क्वेश्चन बन जाता है सीधे सीधे।
और इसका जो ढलान है वो उत्तर से पूरब की ओर है। सर कैसा ढलान है? उत्तर से पूरब की ओर। उत्तर से पूरब की ओर इसका क्या है? ढलान है। उत्तर पूरब की ओर ढलान है, उत्तर से पूरब की नहीं, उत्तर पूरब की ओर। मतलब ये आपका क्या है, जैसे ये आपका क्या है, ये फिर से मैं आपको बनाता हूँ, ये आपका क्या है, ये नॉर्थ है, ये पूर्व है, तो इसका ढलान ऐसे में है। मतलब यहाँ से पानी जाएगा इस तरफ को, ऐसे इसका ढलान है। अगर कोई नदी है तो वो इस तरह से इधर को जाएगी। तो इसका जो ढलान है दोस्तों वो किधर को है? ये इसका ढलान इधर को है। इधर को इसका क्या है? ढलान है। ये जो मालवा का पठार है, यहाँ पे अगर आप पानी डाल लें तो ये इधर को चला जाएगा। तो इसका उत्तर पूरब को ढलान है, इसको आप याद रखना। और यहाँ पे जो नदियाँ हैं, यहाँ पे चंबल है, सिंध है, बेतबा है, केन, ये नदियाँ यहाँ पे इस पठार से निकलती हैं। मालवा के पठार से ये नदियाँ निकलती हैं, जो कि यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ये यमुना में जाके मिल जाती हैं। मैं आपको नदी पढ़ाऊंगा ना तो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एक एक चीज़ को एक जगह पे नहीं पढ़ा सकता, उसका अपना एक सिस्टम होता है पढ़ने का। तो देखिए अभी मालवा का पठार आपको यहाँ पे जानकारी मिल गई, नदियों के बारे में जानकारी मिल गई। जब नदी बताऊंगा ना तब आपको समझ में आएगी कैसे मिलती हैं उसमें। अब यहाँ पे देखिए बुंदेलखंड का पठार भी है। ये आपका क्या है? बुंदेलखंड का पठार। इसका विस्तार यूपी और एमपी में है। कहाँ पे? यूपी और एमपी में है। बघेलखंड का पठार, ये आपका एमपी और यूपी में आता है, और इसका छत्तीसगढ़ में भी भाग लगता है। ये जो बघेलखंड का ये नीचे वाला ये आपको दिख रहा है, ये इसका एमपी में भी पार्ट है, यूपी में भी थोड़ा बहुत पार्ट इसका मिल जाता है, और छत्तीसगढ़ में इसका बहुत सारा पार्ट इसका मिलता है, बघेलखंड के पठार का। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम छोटा नागपुर का, छोटा नागपुर का कौन सा है सर? ये वाला जो पठार है ये छोटा नागपुर का है। इसको देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ पे? सबसे पहले इसका मैप में देखिए कहाँ पे होगा। ये देखिए आपको उड़ीसा में दिख रहा है, हाँ। ये छत्तीसगढ़ में दिख रहा है, हाँ। ये आपको क्या है? उड़ीसा पश्चिम बंगाल में भी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो बस वहीं पे है, बस सिंपल से आपको लोकेशन से पता लगा लेना है मैप से। अब यहाँ पे देखिए छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है और वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे है? झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में। ये इसके क्या है? क्षेत्र हैं। और यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे जो सर्वाधिक खनिज मिलता है ना वो कोयला मिलता है। कोयला यहाँ का बहुत बेस्ट खनिज मिलता है। और भारत का ये रूर प्रदेश कहता है। रूर ऐसा प्रदेश जहाँ पे बहुत सारे खनिज मिलते हों, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बहुत सारे खनिज मिलते हों, और मेन रूप से जहाँ पे कोयले जैसी चीज़ें, कोयले जैसे खनिज मिलते हैं उसको रूर प्रदेश कह देते हैं। यहाँ से बहुत अच्छे खनिज प्राप्त होते हैं। तो ये आपका क्या है? छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर प्रदेश है। और इसमें 3 पहाड़ियाँ आती हैं दोस्तों। एक तो रांची का पठार आता है, और हजारीबाग का पठार आता है, और आपका कोडरमा का पठार आता है। इसमें 3 ये पहाड़ियाँ, यानी कि 3 पहाड़ आपके इसमें शामिल हैं। यहाँ पे पहाड़ियाँ भी हो सकती हैं, पठार भी हो सकते हैं, इनको कह सकते हैं, क्योंकि ये बड़े ऊंची ऊंची चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ सबसे बेस्ट तरीके से। यहाँ पे जो मैंने आपको रांची का और हजारीबाग का और ये कोडरमा का पठार बताया है, तो यहाँ पे क्या है ना, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? पूरा का पूरा आपका नागपुर का पठार है। ये छोटा नागपुर का पठार है। अब इसी नागपुर के पठार में क्या है? यहीं पे आपकी क्या है? एक दामोदर नदी चलती है। इस दामोदर नदी यहाँ से निकलती है, और ये दामोदर नदी के आपके एक साइड में आपका क्या है? रांची का पठार है, रांची का पठार है। दूसरी तरफ आपका क्या है? हजारीबाग का पठार है। ठीक है। और ये जो दामोदर नदी है भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में कैसे होती है? कहीं पे पानी है, कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे पानी, कहीं पे गड्ढा, इस तरह से होती है। जैसे कि आपकी ये नदी जा रही है तो यहाँ पे मान लिया पानी है, तो यहाँ पे आपका क्या? गड्ढा है। ऐसे आपका क्या है? इसमें होता है, गड्ढे होते हैं, कहीं पे पानी होता है। गड्ढे मतलब गड्ढों में पानी होगा, कहीं पे ऊंचा खाली होगा, कहीं पे फिर पानी, कहीं पे फिर, ऐसे होती है। तो ये आपकी क्या है? भ्रंश घाटी में बहती है। और ये जो आपका हजारीबाग का पठार है, यहीं पे एक चोटी है, पारसनाथ चोटी है। क्या नाम है उसका? पारसनाथ चोटी है। और इस पारसनाथ चोटी की जो हाइट है ना वो 1365 मीटर ऊंची आपकी क्या है? चोटी है। और ये छोटे नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? पारसनाथ चोटी सबसे ऊंची चोटी है, पारसनाथ। तो ये आपको 2 पठार क्लियर हो गए, एक आपका रांची का पठार और ये आपका हजारीबाग का पठार। ये आपके 2 यहाँ पे। और एक आपका कोडरमा का जो पठार है, यहाँ पे देखिए कोडरमा का पठार, इसमें क्या है? जादू गौड़ा की खान, सिंहभूम जिला, झारखंड। झारखंड का जिला है आपका सिंहभूम जिला। ये सब ये खनिज के लिए जाने जाते हैं। यूरेनियम की खान यहाँ पे मिलती है। जादू गौड़ा की खान है जो कि यूरेनियम के लिए जानी जाती है, और ये सिंहभूम जिला राजस्थान में आपकी क्या है? मिलती है। तो कोडरमा का पठार कहाँ पे है? हजारीबाग का पठार कहाँ पे? रांची का पठार कहाँ पे? ये छोटे नागपुर के पठार के हिस्से हैं। ठीक है।
अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं मेघालय का पठार। ये मेघालय का पठार कहाँ पे था सर, ये देखिए ये आपका मेघालय का पठार है, इसको पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे आइए, मेघालय का पठार कहाँ गया, ये रहा। ये आपका क्या है, मेघालय का पठार, जिसको शिलोंग का पठार कहते हैं। देखिए अब इसमें क्या है ना, इसका जो विस्तार है वो राजमहल की पहाड़ियों तक है। राजमहल की पहाड़ियाँ सर कहाँ पे हैं, झारखंड में आपकी पड़ती हैं राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों, शिलोंग का पठार इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, शिलोंग का पठार भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा है, क्योंकि शिलोंग राजधानी में पड़ता है, मेघालय की राजधानी शिलोंग में है। और ये प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है, ये इसी का भाग है। ये जो यहाँ पे ये जो पार्ट है इसी का ये भाग है, एक छोटा सा टुकड़ा आपका यहाँ पे है ये पठार, बस इतना समझिए। और इसमें आपकी 5 पहाड़ियाँ आती हैं इस पठार में। ये जो पठार है ना, ये इसमें आपकी 5 पहाड़ियाँ आती हैं। कौन कौन सी, गारो है, खासी है, जैंतिया है, मिकिर है, रेगमा है। ये आपकी 5 पहाड़ियाँ इसमें शामिल हैं। मेघालय के पठार में 5 पहाड़ियाँ आती हैं, गारो, खासी, जैंतिया और मिकिर, रेगमा। जो गारो, खासी, जैंतिया हैं वो मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, और जो मिकिर, रेगमा है वो असम की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है सर। अब इनसे बेस्ट तरीका देखिए कैसे कैसे क्या चीज़ें। ये जो खासी की पहाड़ी है इसको आप समझिए। इस खासी की ही पहाड़ी में एक क्या है, मेघालय की राजधानी जो शिलोंग है ना, वो आपकी खासी की पहाड़ी में पड़ती है, ठीक है। और इसी खासी की पहाड़ी में एक स्थान है चेरापूंजी और मानिसराम। चेरापूंजी, जिसको मानिसराम, चेरापूंजी मानिसराम एक नाम का एक जगह है, और इसी जगह पे सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाली पहाड़ी है चेरापूंजी और मानिसराम। ये क्या है, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला आपका एरिया है कौन सा, खासी पहाड़ी, जहाँ पे मानिसराम यानी चेरापूंजी बहुत ज़्यादा वर्षा यहाँ पे होती है। ये आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए अब अरावली की पहाड़ी को समझते हैं। ये आपकी क्या है, अरावली पहाड़ी है। ये वाली क्या है, अरावली आपकी क्या है, रेंज है। इसको समझिए दोस्तों, अरावली पहाड़ी को। ये जो है मैंने बताया आपको क्या है, कैम्ब्रियन युग से पहले की आपकी क्या है निर्माण हुई, क्योंकि ये भारत की सबसे पुरानी आपकी क्या है पहाड़ी है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आपसे अगर पूछा जाए तो अरावली पर्वत श्रृंखला आपकी क्या है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है सर। आ गया समझ। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। लंबाई बोले तो जैसे ये यहाँ से यहाँ तक जब जाओगे ऐसे, तो ये इसकी 800 किलोमीटर है। लेकिन ये अब क्या है, अब क्या है, ये थोड़ी बहुत नष्ट होने लगी है। इसका क्या है देखिए, यहाँ पे ये सबसे प्राचीन और मोड़दार बलित पर्वत है। बलित पर्वत है, बलों के द्वारा ये पड़ा है, मैं आपको बताऊंगा। और अपशिष्ट पर्वत, अपशिष्ट पर्वत के नाम से इसको जानते हैं। क्यों, ये टूट फूट गई है तो ये अपशिष्ट पर्वत बन गया है अब ये। और इसका जो विस्तार है ना दोस्तों, वो इसका जो विस्तार है ना दोस्तों, वो कहाँ से कहाँ तक है, पालनपुर, गुजरात का एक क्षेत्र है पालनपुर, वहाँ से लेके आपका राजस्थान में भी, जैसे यहाँ पे गुजरात है, ये गुजरात से आपका राजस्थान में बढ़ेगा, राजस्थान से हरियाणा में जाएगा, हरियाणा से दिल्ली तक जाएगा। तो ये गुजरात से लेके राजस्थान, हरियाणा जो भी रास्ते में पड़ेगा, दिल्ली तक आपकी इसकी क्या है, ये मैं क्या बोलता हूँ, इसकी विस्तार सीमा है, दिल्ली तक आपका इसका विस्तार है। और दिल्ली में मैं आपको बताऊँ, अभी बताता ही हूँ, इसकी एक सबसे ऊंची चोटी है, इस अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। और ये जो गुरु शिखर चोटी है ना, ये इसकी लंबाई आपकी कितनी है, इसकी हाइट आपकी कितनी है गुरु शिखर पर्वत की, 1722 मीटर ऊंची चोटी है गुरु शिखर। और ये माउंट आबू की पहाड़ियों में है। माउंट आबू की पहाड़ियों में बोले तो राजस्थान में ही है। और ये माउंट आबू की पहाड़ियाँ क्या है, 1100 मीटर आपकी क्या है ऊंची ये पहाड़ियाँ हैं माउंट आबू की। और माउंट आबू में ही आपका क्या है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपका कहाँ पे, राजस्थान के दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू की पहाड़ियों में पड़ता है। और गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी आपकी क्या है, मतलब अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर है, जहाँ पे माउंट आबू की पहाड़ियाँ हैं। और माउंट आबू की पहाड़ियों की ऊंचाई आपकी क्या है, 1158 मीटर है। और ये सिरोही जिला कहाँ पे है, ये गुरु शिखर पर्वत, सिरोही जिला राजस्थान, सिरोही जिला राजस्थान, जहाँ पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है। ये आपको याद रखने हैं फैक्ट। अब यहाँ पे रायसीना की पहाड़ी जो कि दिल्ली में है, दिल्ली में जो रायसीना पहाड़ी है, जो राष्ट्रपति भवन आप देखते हैं ना, दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है ना, वो आपका इसी अरावली पर्वत रेंज की एक पहाड़ी है, रायसीना पहाड़ी, उसी में बना हुआ है जो दिल्ली में है। और इसकी दक्षिणी पहाड़ी जो है ना, इसकी सबसे दक्षिणी पहाड़ी, दक्षिणी बोले तो जैसे ये आपकी क्या है पर्वत श्रृंखला है, ये आपकी पर्वत श्रृंखला है, तो यहाँ पे सबसे दक्षिणी पहाड़ी ये होगी ना इसकी, उसको हम क्या कहते हैं, जरगा हिल्स कहते हैं। क्या है, जरगा हिल्स कहते हैं, जो कि राजस्थान में सबसे दक्षिणी पहाड़ी इसकी नाम है उसका जरगा हिल्स।
जरगा हिल्स आपकी क्या है, सबसे दक्षिणी पहाड़ी जो कि राजस्थान में ही पड़ जाती है। हालांकि इसका विस्तार गुजरात में भी है, पीछे तक है, लेकिन जो जरगा हिल्स है ना वो राजस्थान में, जो कि 1200 मीटर 1220 मीटर आपकी क्या है ऊंची है। कितनी ऊंची है? 1220 मीटर। और यहाँ पे एक और पहाड़ी है, हर्षनाथ पहाड़ी है। इसमें बहुत सारी पहाड़ियां निकल के आ रही हैं अरावली में। हर्षनाथ पहाड़ी जो कि 900 मीटर ऊंची है। कितनी है? 900 मीटर। और यहाँ पे एक दर्रा है, गोरन घाट दर्रा। क्या है? गोरन घाट दर्रा, जो कि गुजरात में पड़ता है। गोरन घाट दर्रा। देखिए अरावली पर्वत से कितनी सारी चीजें निकल के आई आपकी क्या है। एक तो ये कैम्ब्रियन युग का है, उससे पहले का है। इसका अपशिष्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में ये सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722, दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में, सिरोही जिला, माउंट आबू की पहाड़ियाँ, रायसीना पहाड़ी दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन, जरगा हिल्स दक्षिणी राजस्थान में। और क्या है आपका ये 1200 मीटर, हर्षनाथ पहाड़ी 900 मीटर, गोरन घाट दर्रा गुजरात। ये आपको समझ आया होगा। और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे विंध्यन पर्वत। विंध्यन पर्वत आपकी ये वाली श्रेणी आपकी क्या है? विंध्यन पर्वत है। इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए एक भी चीज छोड़नी नहीं चाहिए, हमारी सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। विंध्यन पर्वत में हम क्या देखेंगे? ये विंध्यन पर्वत कहाँ तक इसका विस्तार है? तो ये मालवा के पठार के दक्षिण में आपकी क्या है पड़ती है। कैसे सर? मैंने अभी आपको मालवा का पठार पढ़ाया था, तो मैंने ये चीज बताई थी आपको कि ये जो मालवा का पठार था यहाँ पे था, ये आपका यहाँ पे मालवा का पठार था। फिर से देख तो यहाँ पे देखते हैं मालवा का पठार था, तो ये मैंने बताया था अरावली के और आपकी विंध्यन पर्वत के बीच में आपका मालवा का पठार था। तो मालवा के पठार के ये दक्षिण में ही तो आपकी आ रही है मालवा का पठार, उसके दक्षिण में आपकी ये आ रही है। तो ये आपको समझ आ रहा होगा मालवा के दक्षिण में है। अब देखिए ये 1100 मीटर तक फैला हुआ है। मालवा पठार के दक्षिण में 1100 मीटर तक आपका क्या है ये फैला है। मालवा के जो पठार है उसके दक्षिण में जाएंगे आप 1100 लगभग 1 किलोमीटर तक, मतलब 1120 मीटर तक जाएंगे। उसके बाद आपकी क्या है ये विंध्यन पर्वत आपको मिलेगी देखने को। और जिसकी ऊंचाई कितनी है विंध्यन पर्वत की? 200 से लेके 600 मीटर ऊंची तक ये पहाड़ी है। 200 से 600 मीटर ऊंची आपकी क्या है ये पहाड़ी है। और ये दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत को अलग करती है। मतलब ये दक्षिण भारत को और उत्तर भारत को, जैसे ये ऐसे थी ये पहाड़ी, दक्षिण भारत और उत्तर भारत को ये क्या करती है? अलग करती है। एक बैरियर के रूप में काम करती है। इधर का दक्षिण भारत, इधर का उधर का उत्तर भारत। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक खान है पन्ना की खान। क्या नाम है? पन्ना की खान है, जो कि एमपी में है। कहाँ पे? पन्ना की खान है, जो कि एमपी मध्य प्रदेश में पड़ती है। और इसका जो निर्माण हुआ है वो बलुआ और क्वार्टजाइट पत्थर से हुआ है। जो आपकी विंध्यन पर्वत है इसमें बलुआ पत्थर है, क्वार्टजाइट पत्थर है, यहाँ पे इनके द्वारा इसका निर्माण होता है। और इसका विस्तार जो है ना, इसका विस्तार जो है ना कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात में है एक खंबात की खाड़ी, यहाँ पे है। गुजरात में आपकी क्या है? खंबात की खाड़ी है। तो वहां से आप जब चलेंगे तो एमपी में आप पहुंचेंगे, एमपी से आप यूपी पहुंचेंगे, यूपी से आप जाएंगे ना तो यहाँ बिहार तक जाएंगे, बिहार से आप उड़ीसा तक जाएंगे। और उड़ीसा में एक नदी है सोन प्लस गंगा। सोन और गंगा नदी तक इसका क्या है? बहाव है। सोन और गंगा नदी तक इसका क्या है? क्षेत्र लगता है। मतलब आप गुजरात से पढ़ें, गुजरात में फिर आपका क्या है? एमपी तक जाएं, एमपी से आपका क्या है? यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से उड़ीसा। इतनी सारी जगहों तक आपका इसका क्या है? फैलाव आपको देखने को मिलेगा। किसका? इसी का, विंध्यन पर्वत का। तो ये आपको इस तरीके से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आइए, अब देखिए सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत कौन सा? ये वाला आपका क्या है? सतपुड़ा पर्वत है, ये वाला। इसको भी पढ़ लेते हैं। सतपुड़ा पर्वत को देखिए, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए ये एक भ्रंश पर्वत है। कैसा है? भ्रंश पर्वत है। ब्लॉक माउंटेन है, टूटा फूटा पर्वत है। कहीं पे पर्वत है तो कहीं पे थोड़ा टूटा फूटा है, फिर पर्वत है, फिर टूटा फूटा, फिर पर्वत है। इस तरीके से आपका क्या ये पर्वत है। ये इसका एक उदाहरण है। किसका? ब्लॉक माउंटेन का एक उदाहरण है। अब इसके अंतर्गत आपकी 3 पहाड़ियाँ आती हैं। 3 पहाड़ियाँ इसमें आपकी शामिल हैं। सबसे पहले आपकी कौन सी पड़ेगी? राजपीपला। ये पश्चिम से दक्षिण तक है, पश्चिम से पूर्व तक। पश्चिम में आपकी कौन सी पड़ेगी? राजपीपला। उसके बाद आपकी महादेव पहाड़ी पड़ेगी। यहाँ पे महादेवी लिख गया है, महादेवी आप मानना, महादेव पहाड़ी। उसके बाद मैकाल पहाड़ी। ये इस तरीके से पड़ेंगी। कैसे? आपको दिखाता हूँ। ये जो आपकी ये सतपुड़ा पर्वत है, ये उसको पूरा सतपुड़ा पर्वत कहते हैं, लेकिन ये टुकड़ों में विभाजित है। एक पहले आपकी क्या पड़ेगी? राजपीपला पड़ेगी, फिर महादेव पड़ेगी, फिर आपकी मैकाल रेंज पड़ेगी। तो ये इस तरह से आपकी होगी। जैसे मैं आपको पीछे का एक मैप था जिसमें मैंने शायद, ये देखिए, ये सतपुड़ा रेंज है ना, ये वाली
सतपुड़ा रेंज है। तो यहाँ पे एक क्या पड़ेगी, राजपीपला पड़ेगी, फिर आपकी महादेव पड़ेगी, फिर आपकी यहाँ पे ये मैकाल पड़ेगी। और इसका कोई सही मैप में आपको मिला नहीं तो मैं आपको उससे समझाता। अब देखिए फ़िलहाल इससे ही समझने की कोशिश कीजिए, मैंने यहाँ पे बना रखा है। यहाँ पे देखिए, देखते हैं है कोई, ये भी आपकी क्या है, ये आपकी सतपुड़ा रेंज ही बनी हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको समझिए। सबसे देखिए आपको कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा, जो सतपुड़ा पर्वत है उसकी पश्चिमी पहाड़ी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है, राजपीपला है। और उसकी जो पूर्वी पहाड़ी है वो आपकी कौन सी है, मैकाल पहाड़ी है। ऐसे आपको क्वेश्चन बनते हैं। बीच में आपकी महादेव पहाड़ी है। इसके अंतर्गत आपकी 3 पहाड़ियाँ आती हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये जो राजपीपला है ये आपकी कहाँ पे, गुजरात और एमपी में है। और जो महादेव है वो आपकी मात्र एमपी में है। और जो मैकाल रेंज है वो भी आपकी एमपी में ही है। और जो मैकाल रेंज है ना, मैकाल पहाड़ी है ना, इसी में आपकी क्या है, एक चोटी है अमरकंटक। इसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक है। किसकी, मैकाल की एक चोटी है अमरकंटक, जो कि 1192 मीटर की ऊंचाई तक है। यहीं से आपकी नर्मदा और सोन नदियां निकलती हैं। इसी अमरकंटक चोटी से, अमरकंटक पर्वत से नर्मदा और सोन नदियां निकलती हैं। अब यहाँ पे देखिए, सतपुड़ा और मध्य प्रदेश दोनों की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है, धूपगढ़ है। जो कि आपकी क्या है, सबसे ऊंची चोटी देखिए सतपुड़ा पर्वत की, और क्या बोलूँ मैं, मध्य प्रदेश की ये सबसे ऊंची चोटी आपकी यहाँ पे पड़ेगी धूपगढ़। धूपगढ़ चोटी जो है वो आपकी कितनी ऊंची है, वो आपकी 1350 मीटर ऊंची आपकी क्या है, क्या बोलता हूँ, ये चोटी है। 1350 मीटर आपकी ऊंचाई पे है धूपगढ़ चोटी। और ये सतपुड़ा और क्या बोलता हूँ, मध्य प्रदेश दोनों ही की ही सबसे ऊंची चोटी है। इतना आप याद रखना, सतपुड़ा रेंज में ये पड़ती है। और सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में, ये जो मैंने अभी बताया नर्मदा और सोन नदी है ना, ये सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में आपकी नर्मदा नदी बहती है। और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में आपकी क्या है, ताप्ती नदी बहती है। कैसे सर, ये देखिए, ये आपका क्या है, सतपुड़ा पर्वत है। यहाँ पे मैंने मैकाल रेंज बताई थी, मैकाल रेंज से अमरकंटक में नर्मदा और सोन नदी निकलती है। तो जो नर्मदा नदी है वो आपके इसके उत्तर में बहती है, और एक नदी ताप्ती है जो आपकी यहाँ पे बहती है, या इसके पश्चिम में, इसके दक्षिण में बहती है। तो ये आपको याद रखना है, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में आपकी ताप्ती नदी बहती है। ये जो फैक्ट लिखे हैं ना, ये ऐसे फैक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन ही आएंगे। सीधा पूछ लिया जाएगा नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में है कि पश्चिम में है, ऐसे आपको बनेगा क्वेश्चन, इसीलिए यहाँ पे लिखा है। देखिए, और इसी हिल्स में ये जो पहाड़ी है ना, यहाँ पे एक हिल स्टेशन है। क्या है, यहाँ पे एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है पंचमढ़ी। इसी आपकी क्या है, सतपुड़ा पर्वत में एक हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, जो कि 1334 मीटर ऊंचाई पे आपकी क्या है, पंचमढ़ी की पहाड़ी है। और इसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में है ये, इसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। पंचमढ़ी जो पहाड़ियाँ हैं वो सतपुड़ा की रानी कहलाती हैं, जहाँ पे जो एक हिल स्टेशन है, मतलब पहाड़ी एक स्टेशन है। तो बहुत अच्छा आपका क्या है, ये परिदृश्य होगा, जो अगर देखेगा बहुत अच्छा लगेगा उसको। वैसे तो मैंने जो यहाँ पे बनाया है वो भी बहुत अच्छा ही लग रहा है, लेकिन वैसे आप देखेंगे बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पे देखिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को देख लीजिए। ये आपके पश्चिमी घाट हैं और ये आपका पूर्वी घाट है। इसको पढ़ देते हैं। देखिए, पश्चिमी घाट का जो अन्य नाम है उसको सह्याद्री कहते हैं। जैसे हिमालय का अन्य नाम क्या था, हिमाद्री था, वैसे इस पश्चिमी घाट का एक नाम सह्याद्री है। और ये इसकी जो लंबाई है 1200 से 1600 किलोमीटर तक आपको मिलेगी। कहीं कहीं आपको इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर मिलती है। मतलब सर, ये यहाँ से आपका शुरू हो गया यहाँ तक जो है ना, तो 1200 किलोमीटर कहीं कहीं देखने को मिलता है, कहीं कहीं मिलता है ये 1600 किलोमीटर है। अलग अलग डाटा मिलता है अलग अलग चीज़ों में। तो मैंने दोनों ही यहाँ पर लिख दिया है, इतने से इतना तक हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही। इसका जो विस्तार है, ताप्ती नदी महाराष्ट्र से कन्याकुमारी तक है। यहाँ पे जो ताप्ती नदी बहती है, यहाँ पे एक ताप्ती नदी बहती है सतपुड़ा के दक्षिण में। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में जो ताप्ती नदी है, उसके यहाँ से लेके यहाँ पे कन्याकुमारी तक आपका इसका विस्तार आपको मिलेगा। और उत्तर में जो इसकी चौड़ाई है, उत्तर में जब यहाँ से ये पर्वत बनता है, ये जो आपकी क्या है घाट निकलता है, तो यहाँ पे इसकी कम है चौड़ाई, लेकिन जब ये इधर को बढ़ता है तो इसकी चौड़ाई आपकी क्या है, बढ़ जाती है। उत्तर में आपकी क्या है, चौड़ाई इसकी कितनी है, 50 किलोमीटर, और दक्षिण में जाएंगे तो 80 किलोमीटर तक आपकी इसकी चौड़ाई देखने को मिलेगी। और ये गुजरात की यहाँ पे गिर पहाड़ी है। ये गुजरात की यहाँ पे क्या है, गिर पहाड़ी है। उसके नीचे आपकी क्या है, ये पश्चिमी घाट है। और क्या बोलता हूँ,
इसकी जो ऊंचाई है, मतलब ये कितना ऊंचा आपका क्या है, ये घाट है, ये पर्वत है, ये जो पश्चिमी घाट है वो 1000 मीटर तक आपका क्या है ऊंचा है। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र है, कहाँ से कहाँ तक का ये जो क्षेत्र है ये वाला, इसको कहते हैं हम उत्तरी सह्याद्री। और नीचे का जो यहाँ से यहाँ तक का है इसको हम कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री। वैसे ये पूरा क्या कहलाता है, सह्याद्री कहलाता है। या आप इस तरह से बोल लीजिए, ऊपर का आपका क्या कहलाएगा, उत्तरी आपका क्या कहलाएगा पश्चिमी घाट, ये आपका दक्षिणी पश्चिमी घाट कहलाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एक चोटी है, यहाँ पे आपके क्या है, इसकी जो सर्वोच्च शिखर है ना, कलसू बाई एक शिखर है। यहाँ पे एक सर्वोच्च शिखर है कलसू बाई शिखर, जिसकी 1646 मीटर आपके क्या है, एक शिखर बोले तो चोटी है, एक चोटी है कलसू बाई चोटी है आपकी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी कलसू बाई चोटी 1646 मीटर आपकी चोटी पड़ती है। और यहाँ पे दक्षिणी सह्याद्री में आप देखेंगे तो एक कुद्रेमुख आपकी चोटी है। कौन सी, कुद्रेमुख, और उसकी जो ऊंचाई है 1894 मीटर आपकी उसकी ऊंचाई है। और यहीं पे एक और चोटी है, दूसरी आपकी क्या है, दूसरा आपका पुष्पगिरी एक पहाड़ी है जिसकी 1714 मीटर आपकी ऊंचाई है। तो ये पुष्पगिरी और आपका कुद्रेमुख ये पश्चिमी घाट की चोटियां हैं। और जो आपकी कलसूबाई है ये महाराष्ट्र में आपकी पड़ती है। कहाँ पे, कलसूबाई महाराष्ट्र में है। और ये जो आपकी क्या है कुद्रेमुख है, और ये आपकी कहाँ पे पुष्पगिरी, ये केरला की पहाड़ी है, केरला और कर्नाटका की आपकी क्या है पहाड़ी है। तो ये आप इनको याद रखना। अब देखिए यहाँ पे आइए, इसका जो विस्तार है आपका गुजरात से लेके महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में आपको मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, यहाँ गुजरात से लेके आपका ये गुजरात से लेके, और आपका यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे कहीं पे गोवा होगा, कर्नाटक होगा, केरल होगा, और तमिलनाडु तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें जो प्रमुख चोटियाँ हैं उनको देख लीजिए, उनको क्या है आप लोग देख लीजिए। जैसे कि महाबलेश्वर, यहाँ पे क्या है महाबलेश्वर, ये महाराष्ट्र में है, एक चोटी है महाबलेश्वर चोटी है, जो कि आपकी कहाँ पे, महाराष्ट्र में बहुत पूछी जाती है। इसकी हाइट आपकी 1450 मीटर आपकी ऊंचाई है, जो कि महाराष्ट्र में आपकी पड़ती है। ठीक है सर। और यहाँ से आपकी महाबलेश्वर से ही आपकी नदी निकलती है, कृष्णा नदी। कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा नदी आपकी इसी से निकलती है। ठीक है सर, कृष्णा नदी अगर यहाँ से निकलती है तो निकलने दो उसको। और ब्रह्मगिरी एक चोटी है, ये भी सर कहाँ पे, ये सर आपकी कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में। और इसका देखिए यहाँ पे हाइट सेम ही लिखा रह गया है, मुझे देखना होगा इसका हाइट कितना है। फिलहाल तो लगभग आपका इतना ही होगा, थोड़ा बहुत इसका कम हो। आपको हाइट से मतलब नहीं है, आपको इसके क्या मतलब होना चाहिए। ये महाबलेश्वर चोटी आपकी कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, और यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। ब्रह्मगिरी चोटी आपकी कहाँ पे, कर्नाटक में है, और यहाँ से कावेरी नदी निकलती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए, ये मैंने आपको समझा दिया, ये आपका क्या है पश्चिमी घाट, ये आपका पूर्वी घाट। अब देखिए पूर्वी घाट को समझते हैं, पूर्वी घाट को हम समझते हैं। पूर्वी घाट में क्या है, पूर्वी घाट में आपको क्या है, देखिए कहाँ पे गया अभी, और इसकी चोटियाँ हैं, इसकी अभी और चोटियाँ हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए केरल में एक चोटी है अनाईमुड़ी चोटी, क्या है देखिए, ये देखिए इस मैप में देखिए, ये मैंने मैप उठाया है आपका गूगल से। ये देखिए मांडव पहाड़ी है, बरदा पहाड़ी है, ये मैंने गुजरात की पहाड़ियाँ आपको बताई थी, गिर पहाड़ी थी, ये मैंने आपको बताई थी। देखिए गिर पहाड़ी, ये आपकी कलसूबाई पहाड़ी है, ये महाबलेश्वरम चोटी है, यहाँ पे ये कलसूबाई है, ये ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक की है, ये आपकी डोडा बेट्टा है, ये आपकी क्या है अनाईमुड़ी चोटी है। तो ये आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। ये मैप मैंने कहाँ से उठाया, गूगल से उठाया। अब यहाँ पे देखिए, ये सारी अभी मैं पढ़ाऊँगा आपको, ऐसा नहीं यही मैप दिखा दिया और आपका काम खत्म, नहीं, अभी मैं आपको ये पढ़ाऊँगा। अब देखिए यहाँ पे आप आइए, कहाँ गया मैं, ये देखिए अनाईमुड़ी चोटी केरल की 2995 मीटर की आपकी चोटी है। ये पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट पर्वत और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है, अनाईमुड़ी, 2695 किलोमीटर, यानी कि लगभग बोले तो 2700 आपकी मीटर आपकी क्या है ऊंचाई है, 2700 मीटर की ऊंची है। और यहीं पे आपकी क्या है कार्डमम की पहाड़ी पड़ती है केरल में। केरल में ही आपकी कौन सी है, कार्डमम की पहाड़ी है, जिसमें आपकी इलायची की पहाड़ी भी इसको बोला जाता है। और यहीं पे आपका केरल का क्या है, मसालों का उद्यान, क्योंकि इलायची की पहाड़ी बोले तो मसाला, मसाला बोले तो केरल का उद्यान एक कहलाता है। केरल को क्या कहते हैं,
मसालों का उद्यान कहते हैं, मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? केरल को। बहुत बेस्ट मसाले यहाँ पे मिलते हैं। अब एक नीलगिरी की पहाड़ी है जो कि आपकी कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु, 3 क्षेत्रों में आपकी पड़ती है। कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ी आपकी पड़ती है। और वो पहाड़ी क्या है आपकी? डोडा बेट्टा उसका नाम है। ये जो आपका है डोडा बेट्टा, ये आपकी ये वाली जो कि केरल में भी है, कर्नाटक में भी इसका हिस्सा है, और तमिलनाडु की तो ये है ये। और ये अनाईमुड़ी है जो 2695 किलोमीटर आपकी कहाँ पे है? ये आपकी केरल में है, तो इसको आप याद रखना। अब यहाँ पे देखिए ये जो पहाड़ी है, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहीं पर मिलते हैं। जहाँ पे ये केरल की ये जो नीलगिरी की पहाड़ी है ना, जो आपकी नीलगिरी पहाड़ी है, यहीं पे आपके क्या है? पश्चिमी घाट और जो क्या बोलता हूँ, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपके यहीं पे मिलते हैं। ठीक है, कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु ये आपके यहीं पे मिलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है? डोडा बेट्टा है, जो कि 2637 मीटर है। इस नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, और वो आपकी केरल में पड़ती है। और ये आपकी कितनी है? 2637 किलोमीटर। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि पहले तो आपकी कौन सी हो गई? अनाईमुड़ी हो गई, जो 2695 किलोमीटर आ जाता है, मीटर है। और ये इसमें एक जनजाति रहती है, टोडा जनजाति, इसीलिए इसको डोडा बेट्टा मतलब पहाड़ी कहते हैं। यहाँ पे टोडा जनजाति रहती है। ठीक है, अब केरल में आपको एक और चीज़ आपको पता होगा, केरल में एक बहुत फेमस चीज़ है, क्या है? शांत घाटी। केरल की एक शांत घाटी है, यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये बहुत ही जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। बहुत आपकी यहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाते हैं। यहीं पे आपको तरह तरह के सांप, कीड़े मकोड़े, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये बहुत मतलब डाइवर्सिटी बोले तो एक तरीके से बहुत हरियाली वाला क्षेत्र आपका है। यहाँ पे शांत घाटी इसको कहते हैं हम लोग। और यहीं पे आपकी क्या है? तमिलनाडु में एक पहाड़ी है, पलानी की पहाड़ी। क्या है? पलानी पहाड़ी, जो कि आपकी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। अभी मैं आपको ये देखिए यहाँ पे शायद 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 और ये जो इसका क्या है आपका? ये केप कुमेरिन है। ये बिल्कुल यहाँ पे पलानी की पहाड़ी, पलानी की पहाड़ी अभी यहाँ पे तो लिखा नहीं है। अगले मैप में चलते हैं, उसमें आपको समझाते हैं। देखिए कहाँ पे आ गए हैं, अभी मैं कहाँ पे था, ये देखिए इतना पीछे, थोड़ा सा जूम क्या कर देता हूँ, मामला बहुत ख़राब हो जाता है। ये देखिए ये पर्वत देखिए, ये आप देखिए, ये सारी की सारी आपकी क्या है? ये आपका पश्चिमी घाट है। यहाँ पे ये सारी आपकी क्या है? चोटियाँ हैं। ये पश्चिमी घाट में निरी आपकी क्या है? चोटियाँ हैं, ये देखिए। और ये आपका क्या है? पूर्वी घाट है, यहाँ पर भी बहुत सारी चोटियाँ हैं। तो ये आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखिए गोदावरी नदी है यहाँ पे, ये कृष्णा नदी है जो आपकी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वरम से निकलती है। यहाँ पे एक कावेरी है जो कि आपकी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है। और ये सब नदियों का तंत्र है यहाँ पे, ये सब नदियाँ हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सारी की सारी आपकी पहाड़ियाँ हैं, जो अभी पीछे इमेज थी वही है। अब आगे देखिए, आगे वाली इमेज को देखिए आप लोग। यहाँ पे देखिए ये इमेज आप देखिए, पूर्वी घाट को पढ़ते हैं। ये वाला घाट अब पढ़ेंगे, ये वाला, ये पूर्वी घाट पढ़ते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले इसका विस्तार देखते हैं। उड़ीसा से लेके, कहाँ से लेके? उड़ीसा से, आप यहाँ से उड़ीसा है, उड़ीसा से आप इधर बढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? तमिलनाडु, तमिलनाडु से यहाँ पे केरल तक आपका विस्तार है। केरल है, तमिलनाडु है, ये सभी जगह पर इसका क्या है? विस्तार आपको देखने को मिलेगा। और ये असतत पर्वत श्रृंखला है। असतत बोले तो टूटा फूटा पर्वत है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे टूटा, फिर पर्वत, फिर टूटा, फिर पर्वत, फिर टूटा, ऐसा आपका है। और ये यहाँ पे महानदी, एक नदी है महानदी, जो कि आपकी कहाँ पे? आपकी उड़ीसा की नदी है। महानदी है आपकी कहाँ की है? उड़ीसा की नदी है। और उड़ीसा महानदी से लेके उड़ीसा, देखिए फिर से बताता हूँ क्या है, क्या हो जाता है? महानदी उड़ीसा, उड़ीसा की महानदी से लेके नीलगिरी पहाड़ी जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ तक लगभग 800 किलोमीटर की, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ आपका तमिलनाडु तक 800 किलोमीटर तक इसका क्या है? विस्तार आपको मिलेगा। बस समझ गए होंगे आप, समझ गए हैं। इसकी उड़ीसा में जो ऊंचाई है वो 200 किलोमीटर है, और तमिलनाडु तक पहुँचते पहुँचते इसकी ऊंचाई 100 किलोमीटर रह जाती है। और इसकी जो आपकी हाइट है, देखिए चौड़ाई है, ये आपकी क्या है? उड़ीसा में इसकी चौड़ाई कितनी है? 200 किलोमीटर, और यहाँ पे 100 किलोमीटर तमिलनाडु तक। और इसकी जो हाइट है वो 760 मीटर तक इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी। पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के समानांतर आपका क्या है? ये पड़ता है। पूर्वी घाट ये क्या है?
ये देखिए ये है पूर्वी घाट, ये बंगाल की खाड़ी, तो इसके समानांतर ही तो है पूर्वी घाट। हाँ बिल्कुल है सर, ये देखिए। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? जिंदागाड़ा 1690 मीटर की ऊंची आपकी जिंदागाड़ा एक चोटी है। और ये जिंदागाड़ा चोटी आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ती है। यहाँ पे आपकी क्या है, आंध्र प्रदेश में आपकी क्या है, जिंदागाड़ा चोटी पड़ती है। और उसमें भी आपकी अराकू घाटी है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश की जिंदागाड़ा चोटी जहाँ पे, वहाँ पे एक घाटी है अराकू घाटी, जो कि कॉफ़ी बागान के लिए, कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है अराकू घाटी। आंध्र प्रदेश में आपकी क्या है, ये कॉफ़ी का बड़ा ही वो रहता है। वैसे तो असम इसके लिए फेमस है आपका चाय वगैरह के लिए, लेकिन कॉफ़ी के लिए आपका ये बहुत फेमस है। अब यहाँ पे देखिए, पहले आपकी जो है, पहले पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपकी महेंद्रगिरी होती थी। पहले जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी थी ना, वो महेंद्रगिरी होती थी, जो कि उड़ीसा में आपकी यहाँ पे थी। लेकिन अब जो है ना, अब जो जिंदागाड़ा चोटी है वो आपकी इस पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो आपको याद रहना चाहिए, जो महेंद्रगिरी है ना वो आपकी इतनी ऊंची है, और ये आपकी 1690 है, ये आपकी 1501 किलोमीटर है, 1 मीटर की है। तो ये आपको याद रखना है। ये देखिए नीलगिरी की पहाड़ी है, ये आपकी यहाँ तक आपका क्या है, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका इसका वो रहता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये पहाड़ियाँ हैं पूर्वी घाट की, जो पहाड़ियाँ हैं उनको देख लीजिए। इसमें कितनी पहाड़ियाँ पड़ती हैं पूर्वी घाट में? देखिए इतनी पहाड़ियाँ आपकी पूर्वी घाट में हैं। जैसे आप यहाँ से चलोगे ना, यहाँ से, तो ये आपकी इतनी पहाड़ियाँ आपको पड़ेंगी। देखिए आप यहाँ पे देखिए, मैंने आपको यहाँ पे क्या लिख रखी हैं, ये एकदम मतलब एकदम क्रमवाइज लिखे, मतलब यहाँ से आप नीचे की तरफ जैसे जाओगे वैसे आपकी ये पहाड़ियाँ पड़ेंगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ी आपको क्या है, यहाँ पे शायद ये वाली पहाड़ी जो आपको दिख नहीं रही है, क्या लिखा है ये आप देखिए, ये तो आपका क्या है, नॉर्दर्न, आपका क्या है वो लिखा है नॉर्दर्न, वो लिखा है नॉर्दर्न क्षेत्र। पहाड़ी आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है, क्या है, नल्ला मलाई हिल्स। क्या लिखा है आपको, क्या लिखा है, नल्ला मलाई हिल्स। तो ये देखिए नल्ला मलाई हिल्स कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में आपकी ये चोटी आपको पड़ेगी नल्ला मलाई। ठीक है। फिर एक बेनेकोंडा हिल है, जो कि आपकी आंध्र प्रदेश में ही आपकी पड़ेगी। फिर आपकी पालकोंडा आपकी है, ये देखिए पालकोंडा, ये भी आपकी इसी में पड़ती है। एक आपकी नागारी नागारी हिल्स है, नगारी हिल्स, जो कि आपकी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में ही पड़ेगी। और एक आपकी शेषाचलम, ये देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने शेषाचलम, ये आपकी क्या है, शेषाचलम, जो यहाँ पे है। देखिए कहाँ पे, ये जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये देखिए नल्ला मलाई हो गई, बेनेकोंडा हो गई, पालकोंडा हो गई, नगारी, ये जो मैंने बिंदु बनाया है, ये आपका सेशल्स का है, जो यहाँ पे लिखा होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं लिखा है। और मुझे ऐसा कोई इमेज मिला भी नहीं जो मैं यहाँ पे सही से लगा देता, तो मैंने ये सेशल्स आपको ये लिख दिया, शेषाचलम हिल। उसके बाद आपकी कौन सी, जवादी हिल्स है, जवादी हिल्स, ये देखिए ये आपकी तमिलनाडु में आ जाती है। और आपकी सेब रोए हिल्स आपकी, ये भी आपकी तमिलनाडु में आ जाती है। और पंचमलाई हिल, जो भी आपकी तमिलनाडु में ही है। और एक आपकी क्या है, सिरुमलाई, ये भी आपकी तमिलनाडु में। और आपकी क्या है, पलानी हिल्स, ये भी आपकी तमिलनाडु में ही है। और एक की क्या है, एक आपकी क्या है, बरूसनाड हिल है, आपकी क्या है, बरूसनाड हिल है, जो आपकी क्या है, ये भी आपकी तमिलनाडु में, जो मैंने यहाँ पे शायद नहीं लिखी है, मुझे लिखनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी सारी आपकी क्या है पहाड़ियाँ आपके यहाँ पे पड़ती हैं। कहाँ पे, ये भी वाली, ये जो आपकी है ना, BNBSPN, क्या है देखिए, क्या है यहाँ पे देखिए, ऐसे देखिए NBPNS, ये आपकी कहाँ पे है, ये आपकी आंध्र प्रदेश में। कौन सी, NBPNS, यानी कि नल्ला मलाई हिल्स कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। यही पूछा जाएगा कहाँ पे, बेनेकोंडा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। पालकोंडा देखिए, बेनेकोंडा, पालकोंडा, नागारी और शेषाचलम, ये आपकी कहाँ पे है, ये आपकी आंध्र प्रदेश में। और ये जो जवादी हिल्स है, सेब्रोय है, पंचमलाई है, सिरुमलाई है, पलानी हिल्स है, ये आपकी कहाँ पे हैं, तमिलनाडु की पहाड़ियाँ। इनको आप याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत आपके पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आते हैं तटीय मैदान पे। थोड़ा सा ही बचा है, देखते हैं कितना बचा है, 1-2 स्लाइड बची होंगी शायद, देख लेते हैं। हाँ आपकी अभी ये, हाँ बची हैं आपकी, काफ़ी स्लाइडें हैं, 3-4 स्लाइडें हैं आपकी। इनको ज़्यादा समझने में अब टाइम नहीं लगेगा। देखिए 5-10 मिनट की क्लास और होगी आपकी ये आज की। अब देखिए यहाँ पे तटीय मैदान, तटीय मैदान आपके क्या हैं, जो तटीय मैदान है, जो अभी हमने देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट देखे, इसमें कुछ आपके प्लेन्स भी पड़ते हैं, मैदान भी पड़ते हैं, जिसको हम पश्चिमी घाट के मैदान भी बोलते हैं और पूर्वी घाट के मैदान भी बोलते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी हैं, पहाड़ियों में मैदान भी होते हैं, सभी कुछ होता है, घाट भी होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये आपका जो एरिया है, ये क्या है, यहाँ पे ये कलम बंद हो जाता है तो ये खिंच जाता है। ये देखिए ये आपका क्या है,
पश्चिमी घाट था, ये आपका क्या था, पूर्वी घाट था। तो यहाँ पे जो पश्चिमी घाट के बिल्कुल तटीय मैदान जो समुद्र से लगे हैं वो मैदान, और यहाँ पे जो है वो आपके इधर वाले मैदान। तो देखिए कौन कौन से मैदान हैं वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के द्वारा निर्मित होते हैं। और तटीय जो राज्य हैं, जैसे आपके कितने 9 राज्य हैं तटीय, और द्वीपीय आपके राज्य कितने हैं, 4 हैं। मैंने आपको बताया 9 आपके तटीय राज्य हैं, जैसे कि आपका ये गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा होगा, कर्नाटक होगा, केरला हो गया, ये आपके 5 हो गए। ये आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये 9 आपके राज्य हैं। तो इनको आप समझिए। देखिए गुजरात, ये देखिए आपका गुजरात, गुजरात में जो तट पड़ता है ना, जो तटीय मैदान है गुजरात में, वो आपका कौन सा है, काठियावाड़ तट है। ये गुजरात है, गुजरात में जो आपका मैदान पड़ता है वो काठियावाड़ का मैदान पड़ता है, ये वाला, ठीक है। और महाराष्ट्र और गोवा में, महाराष्ट्र और गोवा में जो एक तट है कोंकण तट, ये आपका, जैसे ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र के जो कोस्टल प्लेन में आता है, ये महाराष्ट्र है और ये गोवा है। ये महाराष्ट्र है, आपको दिख रहा होगा, ये महाराष्ट्र, ये गोवा। और यहाँ पे जो है ना, ये जो इन दोनों के बीच में एक मैदान पड़ता है उसको हम कोंकण तट कहते हैं, ठीक है सर। और आपका कर्नाटक में एक तट पड़ता है कनारा तट। क्या है, कनारा तट आपका पड़ता है आपका कर्नाटक में। और कर्नाटक में ही आपका क्या पड़ता है, आपका कन्नड़ कोस्ट पड़ता है, कन्नड़, कन्नड़ आपका एक पड़ता है, कन्नड़ आपका क्या है कोस्ट पे, क्या बोलता हूँ, कन्नड़ बोलता हूँ, कन्नड़ बोले तो आपका एक कन्नड़ एक भाषा भी है। यहाँ पे सही से लिखा नहीं है, यहाँ पे कोंकण तट, जैसे कोंकण तट तो आपका ये हो गया है मेरे ख्याल से, ये कोंकण तट हो गया है, ये वाला मेरे ख्याल से हो ही गया। एक आपका कनारा तट है जो आपकी कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, ये कर्नाटक में, ये कनारा तट है, क्या है, कनाडा। ये जो यहाँ पे लिखा है यही कनाडा, यहाँ पे कनाडा लिखा है, मैंने यहाँ पे कनारा लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप नीचे जाएंगे केरला में, केरला में जाएंगे तो ये देखिए केरला में पड़ता है मालाबार तट। क्या है, मालाबार तट आपका कहाँ पे पड़ता है, केरला में पड़ता है सर, ठीक है। और तमिलनाडु में जाएंगे तो ये देखिए कोरोमंडल तट है, तमिलनाडु का ये क्या है, कोरोमंडल तट है, ये पूर्वी घाट में आ जाता है। उड़ीसा में आप जाएंगे, आंध्र प्रदेश में आपका ये उत्तरी सरकार है। यहाँ पे जो आंध्र सरकार है, आंध्र सरकार बोलता हूँ, आंध्र सरकार नहीं, आपका क्या है, ये आंध्र प्रदेश में आपका क्या पड़ता है, आंध्र प्रदेश में आपका पड़ता है उत्तरी सरकार तट पड़ता है, ठीक है। और उड़ीसा में आपका क्या पड़ता है, उत्कल तट पड़ता है। और वेस्ट बंगाल में आपका यहाँ पे पड़ता है बैगा तट। देखिए मैप में सारी चीज़ें लिखी नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख के लाया हूँ। और ये जो आपकी है यहाँ से ऊपर तक की, ये आपकी कहाँ पे है, ये इधर की है। और ये जो नीचे की हैं ये आपकी इधर की हैं। आप मैप से भी देख सकते हो, ये बैगा तट है, ये आपका उत्कल तट है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में आपका उत्तरी सरकार तट है, ये आपका कोरोमंडल तट है, ये मालाबार तट है, ये कनाडा तट है, और ये आपका कोंकण तट है, ये आपका काठियावाड़ का तट है। अब आगे देखिए और भी अच्छे से देखिए, इस मैप में देखिए आप लोग, ये आपका क्या है, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कनारा तट, मालाबार तट। समझ गए, हाँ समझ गए। ये गुजरात में, ये गोवा और महाराष्ट्र में, ये कर्नाटक में, ये केरल में। ये उत्कल तट उड़ीसा में, उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश में, कोरोमंडल तमिलनाडु में, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल, यहाँ पे बैगा तट है। अब देखिए ये मैंने आपको समझा दिया बैगा तट आपका कहाँ पे। अब देखिए जो द्वीप हैं उनको भी समझ लीजिए, जो हमने द्वीप बताया, हमारे 4 आपके क्या है, द्वीप हैं। और द्वीप क्या होता है, द्वीप होता क्या है दोस्तों, ग्रुप ऑफ आइसलैंड। द्वीप समूह को क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ आइसलैंड। द्वीप क्या होता है, चारों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग आपका क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा। आपने नदी देखिए, आपने नदी में देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है, नदी में एक टापू बन जाता है और उसके चारों ओर पानी होता है, तो वो आपका द्वीप बन जाता है। ये आपका क्या है, द्वीप है। और भारत में जो द्वीप है ना, वो आपके 2 तरफ के पड़ते हैं। एक तो भारत में पड़ते हैं, अरब सागर में आपके द्वीप पड़ते हैं, और एक आपके पड़ते हैं बे ऑफ बंगाल में द्वीप पड़ते हैं। बंगाल के द्वीप और अरब सागर के। अरब सागर में आपका लक्षद्वीप है, जहाँ पे प्रवाल भित्ति पाई जाती हैं। यहाँ पे मूंगा जीव, जिनको हम कोरल रीफ कहते हैं ना, उनको हम मूंगा जीव कहते हैं। तो ये उनके द्वारा ये निर्मित है, आपका क्या है, लक्षद्वीप उन्हीं के द्वारा ये निर्मित है। और इसमें कुल आपके 36 द्वीप आपके हैं। अब यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार, यहाँ पे ये द्वीप है वेस्ट ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार द्वीप। ये हिमालय का भाग है, जो को अराका न्यूमा पर्वत है ना, उसी के द्वारा ये निर्मित हुआ है। हिमालय का भाग आपका है ये अंडमान निकोबार, हिमालय का भाग है, ठीक है। और इसमें कुल द्वीप 572 हैं। और निकोबार में जो द्वीप पड़ते हैं, केवल और केवल निकोबार द्वीप, वो 22 द्वीप हैं उसमें निकोबार में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए
जो निकोबार है ना, अंडमान और निकोबार है, ये आपका क्या है, देखिए अंडमान और निकोबार है, जिसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, अंडमान है, अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, कार निकोबार, लघु निकोबार और महान निकोबार, यानी इसको ग्रेट निकोबार कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, ये वाली चीज़ें आपको बाद में मैं समझाता हूँ क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। देखिए मैंने वहाँ पे लिख दिया था कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए ये जो आपका उत्तरी अंडमान है ना, उत्तरी अंडमान सबसे ऊंची चोटी इसकी है, ये उत्तरी अंडमान है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, जो कि 732 मीटर ऊंची चोटी है। कौन सी इसकी सबसे ऊंची है, सैडल पीक चोटी है यहाँ पे, और 732 मीटर है। और उत्तरी, सबसे उत्तरी द्वीप जो है वो लैंडफॉल है। इस उत्तरी अंडमान में एक द्वीप है लैंडफॉल द्वीप, जो कि सबसे उत्तरी द्वीप है। ठीक है, अब उसके नीचे आपका मध्य अंडमान पड़ता है, और मध्य अंडमान और उसके नीचे आपका दक्षिणी अंडमान है। अब मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में एक द्वीप है बैरन द्वीप। देखिए दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच में एक द्वीप है जिसको हम कहते हैं बैरन द्वीप। और बैरन द्वीप जो है ना, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपका जो मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में पड़ता है। समझ गए, नहीं समझे ना, समझ जाओगे, नहीं समझे हो तब भी आप क्या है समझ जाओगे। अब देखिए ये जो दक्षिणी अंडमान है उसके नीचे आपका क्या है, लघु अंडमान है, और जो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान है उसके बीच में एक डंकन चैनल है। क्या है, डंकन चैनल आपका कहाँ पे, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। इसको क्या कहते हैं, नारकोंडम भी कहते हैं। और ये आपका क्या, एक मृत ज्वालामुखी है। यहाँ पे एक नारकोंडम नाम का मृत ज्वालामुखी है जो कि आपका डंकन चैनल पे स्थित है। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, ये जो आपका लघु अंडमान है और नीचे आपका कार निकोबार है, लघु अंडमान और ये कार निकोबार, इनके बीच में 10 डिग्री का चैनल है जिसको हम कहेंगे, ये 10 डिग्री चैनल कहलाता है इनके। तो 10 डिग्री चैनल कहाँ पे, आपसे ऐसे पूछेगा 10 डिग्री चैनल किनके किनके बीच में, तो दे देगा लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में, या लघु अंडमान ग्रेट निकोबार के बीच में, ऐसे आपको दे देगा। आपको पता होना चाहिए सबसे ऊपर आपका क्या है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, फिर लघु अंडमान, और लघु अंडमान के नीचे आपका क्या है, कार निकोबार, फिर लघु निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। तो ये लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल आपका पड़ता है। ये आपको समझ आया होगा, हाँ बिल्कुल समझ आया है। उसके नीचे आपका लघु निकोबार है ही है, लघु निकोबार है, उसके नीचे आपका महान निकोबार, और महान निकोबार ये आपका क्या है, सबसे दक्षिणी आपका द्वीप है। यहीं पे आपका इंदिरा पॉइंट है जिसका पुराना नाम पिगमिलियन पॉइंट आपका है। इसको लाइचिंग पॉइंट भी बोलते हैं, इसको पार्सेन पॉइंट भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया होगा। और ये जो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है ना, पोर्ट ब्लेयर, वो आपकी दक्षिणी अंडमान में है। कहाँ पे, दक्षिणी अंडमान में आपकी जो राजधानी है वो आपकी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, समझ गए। अब ये जो ऊपर लिखे इनको क्या है मतलब, ये जो डंकन चैनल है ना, ये डंकन चैनल कहाँ पे, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में, बस यही लिखा है। कहाँ पे, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। ठीक सर। और ये 10 डिग्री चैनल जो है ये लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में। और अंडमान निकोबार की जो जनजातियां हैं ना, वो आपकी कौन सी हैं, एक तो आपकी सोम्पेन जनजाति है, एक आपकी आपकी जारवा जनजाति है, एक आपकी सेटेनिलिस जनजाति है। ये अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं, कौन सी, जारवा, सोम्पेन, सेटेनिलिस आपकी ये अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं, तो इनको आप याद रखना। और आपके कुछ बचे हैं, ये आपके द्वीप हैं। आपका एक द्वीप है वेस्ट ऑफ बंगाल में पड़ता है जिसका नाम क्या है, न्यूमरे द्वीप। ये सर कहाँ पे है न्यूमरे द्वीप, देखिए ये मैप आपको दिख रहा है ये वाला, हाँ सर दिख तो रहा है, इसी में बताता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे देखिए क्या है, न्यूमरे द्वीप, ये आपका लिखा है न्यूमरे द्वीप, ये आपका यहाँ पे है सर, हाँ दिख गया, वेस्ट ऑफ बंगाल में, मतलब बे ऑफ बंगाल में। ये भारत प्लस बांग्लादेश के बीच विवादित है। भारत कहता है ये मेरा है, बांग्लादेश कहता है इसलिए तो मेरा है, तो ये इसमें क्या है, थोड़ा विवाद बना रहता है। और यहाँ पे एक और द्वीप है, ये वाला द्वीप आप देखिए जिसका नाम क्या है, उमानंदा द्वीप है, जो कि आपका मेरे ख्याल से कहाँ पे, असम के क्षेत्र में पड़ता है। और असम में ही आपका एक क्षेत्र है, एक द्वीप और है जिसको हम बोलेंगे मांजुलू द्वीप, ये मांजुलू द्वीप है। और मांजुलू द्वीप के बारे में मैं बताऊं तो इसका नाम क्या है, ये भारत का ही नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी के द्वारा बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया एक द्वीप है, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है, माजुली द्वीप है।
आपसे पूछा जाएगा न्यूमरे द्वीप कहाँ पे है, तो बे ऑफ बंगाल में है। बांग्लादेश और भारत के बीच विभाजित है। जो वेस्ट बंगाल है उसके क्षेत्र में लगता है। अब देखिए यहाँ पे उड़ीसा के तट पर दो द्वीप हैं। उड़ीसा जो है ना, वहां पे आपके दो द्वीप आपको मिलेंगे। एक आपका व्हीलर द्वीप, जिसका आपका अब नया नाम क्या कर दिया गया है, अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और एक आपका है चांदी द्वीप। क्या नाम है उसका, चांदी द्वीप है। तो ये दो द्वीप आपको मिलेंगे उड़ीसा के तट पे। ये आपका अब्दुल कलाम द्वीप है। कहाँ पे, ये आपका अब्दुल कलाम द्वीप है। और यहीं पे एक आपका द्वीप है, व्हीलर द्वीप है। ये क्या बोलता हूँ, ये जो अब्दुल कलाम द्वीप है यही आपका व्हीलर द्वीप है। और यहीं पे एक और द्वीप है जो इस मैप में नहीं है, चांदी द्वीप है, चांदीपुर द्वीप है। और ये दोनों ही द्वीप किसके लिए जाने जाते हैं, मिसाइल परीक्षण के लिए जाने जाते हैं। देखिए ये व्हीलर द्वीप जो अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है, इसका भी काम है मिसाइल परीक्षण और इसका भी काम है मिसाइल परीक्षण, इसीलिए मैंने दोनों एरो यहाँ पे लगा दिए हैं। अब जो श्रीहरिकोटा है, ये क्या हो जाता है, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ पे सर, ये आपका श्रीहरिकोटा है। ये कहाँ पे सर, आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश में कहाँ पे, पुलिकट झील है यहाँ पे एक होप द्वीप भी है। कहाँ पे, ये भी आंध्र प्रदेश और आपका उड़ीसा के क्षेत्र में लगता है। जो आपका होप द्वीप है, ये देखिए आप, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में है, उड़ीसा वाले में नहीं है। ये आपका देखिए जो होप द्वीप है ये आंध्र प्रदेश वाले में है, इसको भी आप याद रखना। और क्या है, एक श्रीहरिकोटा द्वीप है। श्रीहरिकोटा द्वीप है जो कि आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के पास है। और यहीं पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अनुसंधान स्थित है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है जो कि इसरो का लॉन्चिंग पैड है। मतलब यहाँ से इसरो अपने क्या है, लॉन्च करता है, मिसाइल वगैरह टेस्ट करता है और सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक पंबन द्वीप है जो कि आपका तमिलनाडु में, ये देखिए आप पंबन द्वीप कहाँ पे, तमिलनाडु में आपका क्या है, पंबन द्वीप है। और यहीं पे आपका क्या है, रामेश्वरम है। क्या है, रामेश्वरम आपका यहीं पर है। समझ आ गया, हाँ सर समझ आ गया। और यहाँ पे देखिए एक पाक जल डमरू है जो भारत और श्रीलंका के बीच, यहाँ पे ये जो देखिए ये भारत है ऊपर, ये नीचे श्रीलंका, इनके बीच में एक क्या है, जल डमरू। जल डमरू बोले तो एक जल का मार्ग है जिसको हम क्या कहते हैं, जल डमरू कहते हैं। इसकी या क्या बोल देते हैं, जल संधि भी बोल देते हैं। तो ये आपकी, ये पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को अलग करता है। पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को क्या करता है, अलग करता है। ये मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है सर, मन्नार की खाड़ी आपकी और पाक की खाड़ी को आपको क्या करता है, ये अलग करता है। तो यहाँ पे आपकी मन्नार की खाड़ी इधर है, ये पाक की खाड़ी इधर है। तो ये आपको समझ आया होगा। अब ये जल डमरू आपने समझ लिया। अब यहाँ पे देखिए और भी द्वीप हैं, जैसे कि आपका आलिया बोर्ड द्वीप, ये आपको कहाँ पे को दिख रहा है, गुजरात में दिख रहा है। ये आपका खादिया बोर्ड द्वीप आपका कहाँ पे, गुजरात में है। यहाँ पे सालसेट द्वीप है जो आपका कहाँ पे है, सालसेट द्वीप आपका कहाँ पे, ये आपका मुंबई में है। मैं आगे शायद इसमें अभी है तो मैं अभी आपको बताऊंगा, मुंबई में ही है। और एक बेलिंगटन द्वीप है जो आपका कहाँ पे, केरला में है। कहाँ पे, बेलिंगटन द्वीप आपका केरला में। देखिए आगे आता हूँ, आगे आइए आप लोग, यहाँ पे आइए। लक्षद्वीप को देखिए, लक्षद्वीप जो कि प्रवाल भित्ति मूंगा जीव के कारण निर्माण हुआ है। और ये जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, कोरल रीफ कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, उसके द्वारा ये निर्माण किया गया है। और ग्रेट बैरियर रीफ, जो दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पे पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। और क्या बोलता हूँ, यहाँ पे 11 ही ऐसे द्वीप हैं जिसपे मानव जीवन है, मानव रहता है, मतलब जीवन नहीं, मानव रहता है। और इसकी जो राजधानी है वो कवारत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवारत्ती। इसकी जो भाषा है वो मलयालम है। क्यों है, क्योंकि ये माहे यहाँ पे एक वो आता है ना क्षेत्र, तो माहे जो क्षेत्र है ना वो आपका क्या है, मलयालम, वहीं से आपकी क्या है ये भाषा लगती है। जनसंख्या यहाँ पे, जनसंख्या और क्षेत्र में सबसे छोटा आपका क्या है, यूटी है। ये जनसंख्या में भी सबसे छोटा है और आपका क्षेत्र में भी सबसे छोटा यूपी है। यहाँ पे ये छपटा यूपी नहीं, यूटी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस मैप में देखिए, मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ऐसे देखिए, अब देखिए ये सालसेट द्वीप आपका कहाँ पे, मुंबई में। ये सालसेट द्वीप आपका मुंबई में। अभी मैं इससे रिलेटेड आपको जानकारी दूंगा। पहले ये देखिए, ये आप द्वीप देखिए, ये क्या है, रन ऑफ कच्छ है। यहाँ पे क्या है आपका, रन ऑफ कच्छ है। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में आपका क्या है, विवादित है। ठीक है सर, कोई बात नहीं।
ये आपके लक्षद्वीप के आपके क्या है, अलग अलग आपके क्या है द्वीप बने हुए हैं। लक्षद्वीप के अलग अलग हमने द्वीप बना दिए हैं। अब इसमें देखिए ये आपका क्या है, कवारत्ती है सर, हाँ कवारत्ती है, जहाँ पे जो कि लक्षद्वीप की राजधानी भी है। उसके नीचे आपका मिनिकॉय द्वीप है सर, हाँ वो भी है। और मिनिकॉय और कवारत्ती के बीच में जो चैनल बनता है ना सर, वो आपका 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल आपका किसके बीच में है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। उसके नीचे आप देखेंगे मिनिकॉय के नीचे आपको एक मालदीव दिखेगा, हाँ सर है। तो मालदीव के बीच में और मिनिकॉय के बीच में आपको 8 डिग्री चैनल आपको दिख रहा है, हाँ सर दिख तो रहा है। तो ये आपको चैनल पता होना चाहिए, कवारत्ती और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल। ये 8 डिग्री चैनल क्या होता है सर, ये 8 डिग्री चैनल सर वही होता है जो हम देखते हैं ना अक्षांश रेखा, 8 डिग्री अक्षांश रेखा है यहाँ पे 9 डिग्री अक्षांश रेखा है, बस यही चैनल है और आपका कोई चैनल नहीं, वही वही होता है। अब ये जो सालसेट द्वीप है ना मुंबई का, कहाँ चला गया, ये रहा सालसेट द्वीप। ये जो मुंबई का सालसेट द्वीप है, इस पे देखिए, इससे रिलेटेड जानकारी आप देखिए। देखिए सालसेट द्वीप जो कि मुंबई का है, यहीं पे आपकी एलिफेंटा द्वीप यहीं पे इसी सालसेट द्वीप से लगा हुआ आपकी एलिफेंटा द्वीप है। और एलिफेंटा द्वीप जो है ये मुंबई से 10 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे गुफा मंदिर है, एलिफेंटा मतलब गुफा मंदिर है, यहाँ पे गुफा है, वहाँ पे एक मंदिर है, तो गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो है ना, ये जो एलिफेंटा द्वीप है, ये गेटवे ऑफ इंडिया, जो मुंबई में एक है गेटवे ऑफ इंडिया, देखिए दिल्ली में है इंडिया गेट और मुंबई में क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पे आपका है। और ये गेटवे ऑफ इंडिया ये भी मुंबई में है, एलिफेंटा ये भी मुंबई में, बस मुंबई से थोड़ा 10 किलोमीटर हट के है, लेकिन वो मुंबई में ही लगता है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया है 9 डिग्री और 8 डिग्री का क्या मामला है। तो ये आज का क्या था, आज का आपका टॉपिक था और बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है। कल की क्लास में हम नदियों को पढ़ेंगे, यानी कि अगली क्लास में हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पूरा नदी सिस्टम पढ़ेंगे एक ही क्लास में। एक क्लास होगी पूरा तंत्र खत्म, एक क्लास पूरा तंत्र खत्म, बस खत्म। तो ये आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगा होगा। तो फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।